शीला जी धनुज जी को सूप दे रही थी, तभी कुछ आदमी घर के अंदर आते हैं, जिसे देख धनुज जी उन्हें पूछते हैं आप लोग कोई हो। वो सारे आदमी बोलते हैं हम यहाँ बॉस त्रियांश का रूम चेंज करने आए हैं। इतना बोलकर वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और धनुज जी बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। त्रियांश अपना रूम चेंज करना चाहता है क्योंकि वो रूम पहले जैसा ही था और अब त्रियांश पहले जैसा नहीं रहा, जिसे उसे वो रूम जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपना रूम चेंज करने का डिसीजन लिया था। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, वो सारे आदमी वहां से चले जाते हैं अपना काम करके। उन लोगों ने त्रियांश का रूम पूरा चेंज कर दिया था। दोपहर का खाना खाने सिया को नीचे बुलाया जाता है। सिया नीचे आती है, उसकी नज़र अपनी दादी को ढूंढ रही थी। शीला जी सिया को डाइनिंग टेबल पर बैठने को बोलती है। सिया चुपचाप बैठ जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पीहू भी जल्दी जल्दी नीचे आती है और सिया के बगल में जाके बैठ जाती है और अपनी प्यारी स्माइल से सिया को देखने लगती है। सिया भी जब पीहू की इतनी प्यारी स्माइल देखती है तो वो भी स्माइल करने लगती है। सबके प्लेट में खाना सर्वेंट ने दे दिया था। सिया का खाने का मन नहीं था, वही पीहू मस्त से अपने छोटे छोटे हाथों से खाना खा रही थी और खुश हो रही थी। शीला जी भी सिया को खाना खाने बोलते हैं, सिया भी खाने लगती है। अब धनुज जी को टेंशन हो रही थी कि सिया को कैसे बताए कि उसकी दादी नहीं है और वो उसे अपनी बेटी बनना चाहते हैं। तभी शीला जी की आवाज़ आती है जो बोल रही थी, सिया बेटा हमने एक फैसला लिया है, पता नहीं तुम इसे एक्सेप्ट करोगी या नहीं। पर इतना बोलकर शीला जी चुप हो जाती है। सिया को बस देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही आनंदी जी भी शीला की को बात सुनकर उन्हें देख रही थी। तभी शीला जी हिम्मत जुटा के आगे बोलती है, देखो सिया हमें भगवान ने बेटी नहीं दी है, हमें बेटी की कमी हमेशा खलती है। हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी बन जाओ। मैं और धनुज जी तुम्हें गोद लेना चाहते हैं अपनी बेटी के रूप में। सिया ये सुनकर शॉक थी, उसे अब तो कुछ समझना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं था कि सिया इस फैमिली को जानती नहीं थी, जानती थी पर ज़्यादा नहीं, बस कभी कभार आ जाती थी। यहाँ सिया को भी शीला जी और धनुज जी पसंद थे क्योंकि जब भी यहाँ आती थी वो दोनों उसके साथ अच्छे से पेश आते थे। उसे जाते हुए बहुत सारे कपड़े लेके देते थे, खाने का सामान भी लेके देते थे। धनुज जी सिया की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहे थे। सिया को कुछ न बोलता देखकर धनुज जी का मुंह उतर जाता है क्योंकि सिया उन्हें बहुत पसंद थी अपने बेटी के रूप में। सिया का नेचर बहुत शांत था, जिस वजह से धनुज जी को सिया बहुत पसंद थी। सिया हल्के आवाज में बोलती है, दादी माँ कहाँ है। सिया की बात सुनकर शीला जी उसके पास जाती है और बोलती है, शीला तुम्हारी दादी माँ अब इस दुनिया। शीला जी ने इतना ही कहा था कि तभी धनुज जी के फोन पर किसी का कॉल आया था, जिसे शीला जी चुप हो जाती है। धनुज जी कॉल उठाते ही तभी सामने से आवाज आती है, धनुज ये क्या हो गया, तू तो रातों रात बर्बाद हो गया यार। धनुज जी कुछ समझ नहीं पाते हैं तो बोलते हैं, क्या बोल रहा है तू। तभी सामने से आवाज आती है, लगता है तुझे कुछ पता नहीं है, जाके न्यूज देख, न्यूज में क्या चल रहा है। धनुज जी जल्दी सी कॉल रख देते हैं और एक सर्वेंट को देख हॉल की टीवी चालू करने बोलते हैं और खुद अपनी व्हीलचेयर को हॉल तक लेके जाते हैं। वहां जाके जैसे ही वो न्यूज चैनल लगाते हैं उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि धनुज जी के सामने ये न्यूज थी कि धनुज जी की कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर है और प्रोजेक्ट दिए थे वो एक एक करके अपना हाथ पीछे ले रहे हैं और साथ में प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं, जिससे धनुज ओबरॉय को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 दिन के अंदर धनुज ओबरॉय को अपनी कंपनी को बेचना पड़ सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। धनुज जी पर यह न्यूज किसी बम की तरह गिरी थी, जिसे धनुज जी संभल नहीं पाए और वही उनकी सांस फूलन लगी थी। वो अभी भी एक टक न्यूज देख रहे थे क्योंकि अगर सारे इन्वेस्ट करने और सारे प्रोजेक्ट अगर उनके हाथ से चले गए तो धनुज जी को अपनी कंपनी बेचनी ही पड़ेगी क्योंकि इतना बड़ा लॉस वो झेल नहीं आएंगे। शीला जी भी ये न्यूज देखकर शॉक थी क्योंकि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये सब क्या था। अचानक सभी इन्वेस्टर का अपना हाथ पीछे खींचना जो उनके लिए अच्छा नहीं था। वही जब शीला जी धनुज जी को देखती है तो भागते हुए उनके पास जाती है क्योंकि धनुज जी की सांस उखड़ रही थी। आनंदी भी काफी डर गई थी, वो भी भागते हुए धनुज जी के पास जाती है। सिया भी उनके पीछे जाती है। वही पीहू धनुज जी की हालत देखकर डर जाती है और डर की वजह से रोने लगती है। सिया धनुज जी के सीने पर हाथ रखकर उन्हें हल्के हाथ से सहलाने लगती है। आनंदी जी भी उनकी पीठ को सहलाने लगती है पर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तभी आनंदी जी कुछ बॉडीगार्ड को अंदर लेके आती है और धनुज जी को उनके कमरे में लेके जाने बोलती है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है।
वो बॉडीगार्ड जल्दी से धनुष जी को उठा लेते हैं और उनके कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही मिनट में डॉक्टर वहां आते हैं क्योंकि आनंदी जी ने इमरजेंसी कहा था डॉक्टर को, तो डॉक्टर को भी जल्दी आना पड़ा। डॉक्टर धनुष जी को चेक करते हैं और एक इंजेक्शन उन्हें लगा देते हैं। धनुष जी धीरे धीरे शांत होते हैं और नींद में चले जाते हैं। डॉक्टर शीला जी को देख बोलती है, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये कुछ देर शांत रहेंगे, पर हाँ इनके दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, अगर ये टेंशन लेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है क्योंकि इनका दिमाग जख्म की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जितना हो सके इन्हें टेंशन से दूर रखें। शीला जी हाँ में सिर हिला देती है। सिया भी वहीं पर थी। शीला सिया को देख बोलती है, तुम जाओ बेटा, मैं हूँ यहाँ पर। सिया एक नज़र धनुष जी को देखती है और वहाँ से निकल जाती है। वही पीहू अभी भी रो रही थी। आनंदी जी उसे चुप करा रहे थे पर पीहू है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसे कैसे करके आनंदी पीहू को चुप कराती है। कुछ घंटों बाद धनुष जी को होश आता है। सिया अभी धनुष जी के कमरे में थी। शीला जी धनुष जी के पास जाती है और जाके उनके पास बैठ जाती है। धनुष जी अपनी नम आंखों से शीला जी को देख बोलते हैं, शीला मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर मेरी कंपनी बिक गई तो। तभी आनंदी जी भी कमरे में आती है और बोलती है, नहीं भाई कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा, आपकी कंपनी आपके पास ही रहेगी, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस आप हिम्मत मत हारो अगर आपको कुछ हो गया तो। तभी शीला जी भी रोते हुए बोलती है, हाँ अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ। तभी पीहू अंदर आती है और अपने रोते गले से बोलती है, मामा जी आपको क्या हुआ है। इतना बोल के पीहू धनुष जी के पास जाके बैठ जाती है। धनुष जी पीहू को देख उसका आधा टेंशन ही चला जाता है क्योंकि पीहू है ही इतनी क्यूट और प्यारी। तभी पीहू आगे बोलती है, मामा जी अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर पीहू के पास आना था ना, पीहू आपको ठीक कर देती, किसी करके आप पीहू के पास क्यों नहीं आए। धनुष जी पीहू की प्यारी बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तभी पीहू आगे बोलती है, हाँ बताओ ना आप पीहू के पास क्यों नहीं आए, आप पीहू के पास आते तो आपको इंजेक्शन नहीं लगता जो उन दूसरे डॉक्टर ने दिया था, पीहू तो बस किसी करके सबको ठीक कर देती है। आपको कहाँ दर्द जो रहा है बताओ, पीहू किसी करेगी तो आप ठीक हो जाओगे। इतना बोल के पीहू धनुष जी के माथे पर किस करती है जहाँ अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। पीहू किस करके बोलती है, मामा जी अब देखना आप ठीक हो जाओगे। धनुष जी पीहू की नादानी देखकर मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, हाँ अब मैं ठीक हो गया हूँ मेरी प्यारी पीहू, डॉक्टर ने मुझे किस दे दिया ना, अब मैं ठीक हूँ। तभी उनकी नज़र सिया पर जाती है को अपनी आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर धनुष जी को भी बुरा लगता है क्योंकि उनकी वजह से पूरा परिवार रो रहा था। भले ही सिया अभी तक उनकी बेटी नहीं बनी थी पर वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे। तभी वहाँ एक वकील आता है तो धनुष जी कन्फ्यूजन से उसे देखते हैं तो शीला जी बोलती है, आपको बेटी चाहिए थी ना, तो हम अब सिया को लीगल तरीके से अपनी बेटी बनाएंगे। धनुष जी शीला को देख बोलते हैं, क्या सिया मान गई है क्या। तभी शीला जी हाँ में सिर हिला देती है जो देख धनुष जी काफी खुश हो जाते हैं। तो शीला जी उस वकील को देख बोलती है, आप हॉल में बैठे, हम आ रहे हैं। वो वकील वहां से निकल जाता है। आनंदी जी भी पीहू को लेकर आवाज से निकल जाती है। धनुष जी खुश थे पर अभी भी उनके दिमाग में अपनी कंपनी ही घूम रही थी, पर हाँ इतना सारा प्यार से उनकी टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। शीला जी भी धनुष जी को नीचे लेके जाती है, वही कुछ फॉर्मेलिटी होती है। सिया को अपनी बेटी के रूप में धनुष जी अडॉप्ट करते हैं। सिया भी खुश थी क्योंकि इतनी अच्छा परिवार उसे कहाँ मिलता। तभी बाहर दो कार आके रुकती है जो काफी स्पीड से रुकी थी, जिसकी आवाज अंदर तक आई थी। सब लोग बाहर देखने लगे थे कि सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में डर भर जाता है। वो सामने देखते हुए जल्दी से धनुष जी और शीला जी के पीछे छुप जाती है। कार रुकने की आवाज से सबका ध्यान बाहर गया था। वही सिया डर के मारे शीला जी का पल्लू कस के पकड़ लेती है और सामने देखती है जहाँ त्रियांश और वीर आए थे। वीर को देखकर सिया का डर बढ़ता जा रहा था। त्रियांश एक नज़र सबको देखता है, उनकी नज़र धनुष जी पर जाती है जो चुपचाप बैठे थे। तभी उनकी नज़र पीछे जाती है जहां सिया खड़ी थी। शीला जी का पल्लू पकड़ के उसे देखकर त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है, पर वही कोई और था जिसकी आंखों में कुछ और ही था। वो था वीर जो सिया को ही अपने अजीब आंखों से देख रहा था। सिया वीर को अपने आप को देखता देखकर जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जिसे देख वीर के चेहरे पर एक स्माइल आती है। पीहू वीर को देख उसके पास भागते हुए जाती है और जाके उसके गले लग जाती है। ये देखकर त्रियांश का मुंह बन जाता है और अपने मन में बोलता है, जब के गले लगेगी सबको किस देगी, मुझे छोड़कर मुझे इसे अपने लिए खुद किस लेनी पकड़ी है। वीर पीहू को देख अपना चेहरा नॉर्मल करता है जो अभी बाहर से आते हुए सख्त था। वीर पीहू के बाल पर हाथ घुमाते हुए बोलता है, क्या बात है बच्चा। पीहू मुंह बना के बोलती है, आप कहाँ थे, पीहू ने आपको बहुत मिस किया। वीर हल्का सा मुस्कुरा देता है।
आनंदी जी ये देखकर शौक थी कि पीहू उसके पास से किसी के पास चली गई थी। तभी आनंदी जी पीहू को आवाज देते हुए बोलती है, पीहू बच्चा यहाँ आओ। पीहू अपने माँ की आवाज सुनकर जल्दी से उनके पास भाग कर जाती है और आनंदी जी के सामने खड़े होके बोलती है, मम्मा आपने कहा था ना कि पीहू को अगर भाई चाहिए तो भगवान उन्हें भाई लाके देंगे, तो देखो भगवान ने पीहू को भाई दे दिया। वीर भाई पीहू के भाई ही देखो मम्मा आपने सही कहा था, पीहू को भाई मिल गया। आनंदी जी पीहू की बात सुनकर वीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। हल्का मुस्कुरा के आनंदी कुछ नहीं बोलती है, बस पीहू को अपने पास ले लेती है। वीर वहां से जाने लगता है पर वीर की नज़र फिर से सिया पर जाती है, जिसे उनकी आंखों में कुछ अलग एहसास आते हैं। तभी त्रियांश शीला जी को देख बोलता है, ये कौन है माँ? शीला जी सिया को देख बोलती है, त्रियांश बेटा ये तुम्हारी बहन है। जिसे सुनकर त्रियांश की आंखें और छोटी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उनका एक ही भाई है, कोई बहन नहीं है उसकी। फिर ये कहाँ से आ गई? तभी शीला जी हंसते हुए बोलती है, अरे मैंने और तुम्हारे पापा ने सिया को गोद लिया है, ये कमला माँ की पोती है, अब इसका कोई नहीं है तो हमने इसे अपनी बेटी बना लिया। त्रियांश का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। कमला माँ का नाम सुनकर वो एक नज़र सिया को देखता है, जो शीला जी के पीछे छुपकर डर हुई नज़रों से वीर को देख रही थी, जो उसके पास ही जा रहा था। ऐसा सिया को लग रहा था पर वीर उसके पास नहीं जा रहा था, वो तो अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर उसकी नज़रें बराबर सिया पर बनी हुई थी। जब शीला जी के मुंह से सिया का नाम सुनकर वीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आती है और वो सिया के बगल से निकलते हुए हल्के सी बोलता है, सिया। सिया जैसे ही वीर के मुंह से अपना नाम सुनती है तो डर के मारे कांपने लगती है। उसका हाथ अपने आप ही अपनी गर्दन पर चला जाता है जहां वीर ने उसे बाइट किया था। तभी बाहर फिर से एक का आके रुकती है, जिसमें से एक बॉडीगार्ड बाहर आता है और वो अंश को बाहर लेके आता है। अंश को भी डिस्क सर्ज मिल गया था पर अभी भी पूरा ठीक नहीं था। वो बॉडीगार्ड अंश को अंदर लेके आता है। त्रियांश उसे एक नज़र अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखता है और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी पीहू अंश को देखती है तो बोलती है, अंशु भाई आपको क्या ही हुआ है? आपको भी चोट लग गई है? घर में सबको चोट लगी है? इतना बोल के पीहू अंश के पास जाने लगती है। पीहू आगे बोलती है, पर आप चिंता मत करो, पीहू डॉक्टर है ना, पीहू सबको ठीक कर देगी। त्रियांश जो अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने आप से बोलता है, इसे मैंने अपना डॉक्टर कहा था, अब ये पूरे घर की डॉक्टर बन के घूमती रहेगी, नहीं घूम रही है, अब तो डिग्री लेके ही मानेगी डॉक्टर की। पीहू अंश को देख अपनी प्यारी क्यूट आवाज में बोलती है, अंशु भाई पीहू आपको किसी देगी ना तो आप ठीक हो जाओगे। इतना बोल के पीहू उसे किस करने जाती है गाल पर कि तभी त्रियांश अपने कदम पीछे मोड़ लेता है और लंबे लंबे कदम लेके पीहू के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के एक झटके में अपने सीने से लगा लेता है और अंश को खो जाने वाली नजरों से देखता है। अंश अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से बोलता है, मैंने कहा किस मानगी थी जो ये मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। त्रियांश ने पीहू को कस के अपने सीने से लगाया हुआ था। पीहू त्रियांश के सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पर निकल ही नहीं पा रही थी। पीहू अपनी प्यारी क्यूट आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को छोड़ो। त्रियांश उसकी बात नहीं सुनता है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी लिटिल कीटन किसी और को किस करने वाली थी, जिसे उसकी आंखें अजीब हो जाती है। आनंदी जी जो पीहू की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, वो जब त्रियांश को पीहू को ऐसे खींचता देखती है तो शौक होती है, पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी तब होती है जब वो त्रियांश की आंखों में पीहू के लिए एहसासों को देखती है, जिसे देख आनंदी जी को वो दिन याद आता है जब वो त्रियांश से पहली बार मिली थी। उसका वो रूप याद आते ही आनंदी जी के आंखों में डर उतर आता है, पर वो खुद को मजबूत करती है और गुस्से से त्रियांश की तरफ बढ़ती है और अपनी पूरी ताकत लगकर पीहू का हाथ पकड़ के त्रियांश से दूर करती है और अपने सीने से लगा लेती है पीहू को। त्रियांश जिसने पीहू को हल्के हाथ से ही पकड़ा था, पर जब पीहू को कोई खींचता है तो उसकी आंखों आग उगलने लगती है। वो सामने देखता है तो आनंदी जी थी जो पीहू को अपने सीने से लगा कर खड़ी थी। आनंदी जी त्रियांश को देख रही थी, वही त्रियांश भी आनंदी जी को देख रहा था। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे पर उसकी आंखें ही काफी थी एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि आनंदी जी गुस्से से त्रियांश की आंखों में देख रही थी। जैसे बोल रही हो, मेरी बेटी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, जो एहसास अपने दिल में है उसे वही दबा दो। त्रियांश सी अपनी खूंखार आंखों से आनंदी जी को ही देख रहा था, जैसे बोल रहा, वो अब मेरी ही, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं। धनुज जी और शीला जी दोनों को देख रही थी। वही धनुज जी को टेंशन आ रहा था तो वही शीला जी के मन में चल रहा था, जो सोचा था वही हुआ, मेरे बेटी को पीहू पसंद है, बस जो सोचा है वही हो।
त्रियांश एक नज़र आनंदी जी को देख एक नज़र पीहू को देखता है और वहां से जाने लगता है। त्रियांश के जाते ही आनंदी जी की आंखों में डर देखने को मिलता है, क्योंकि आनंदी जी ने जो त्रियांश के आंखों में पीहू के लिए जुनून देखा था उसे देखकर आनंदी जी डर गई थी। तभी आनंदी जी खुद को कंट्रोल करके धनुज जी को देख बोलती है, भाई मुझे अपना काम भी देखना है, तो मैं आज ही यहाँ से जाना चाहूंगी अपने घर अपनी बेटी को लेके। ये सुन के धनुज जी का मुंह उतर जाता है। वही त्रियांश जो आगे बढ़ चुका था उसके कदम वही रुक जाते हैं। वो पलटकर अपनी कड़क आवाज में बोलता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, खास करके मेरी लिटिल कीटन, वो तो कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास जी रहेगी। त्रियांश सपाट लहजे में बोलता है। आनंदी जी गुस्से में बोलती है, नहीं, मेरी बेटी को मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। तभी त्रियांश जोर जोर से हंसने हुए आनंदी जी के पास आता है और आनंदी जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, आप मेरी लिटिल कीटन को मुझसे अलग कर नहीं सकती हो, क्योंकि अब त्रियांश की है वो अगर, और मैं आप सबको बताना भूल गया, मेरी और लिटिल कीटन की शादी की तैयारियां करो। इतना बोल के त्रियांश आनंदी जी की आंखों में देखकर बोलती है, क्योंकि मैं मेरी लिटिल कीटन से शादी कर रहा हूँ तो जाओ जाके शादी की तैयारियों में लगो, यहाँ से जाने की बात भूल जाओ, क्योंकि आप मेरी लिटिल कीटन को यहाँ से बाहर भी नहीं ले जा सकती हो। इतना बोल के आनंदी जी को बाहर देखने का इशारा करता है। आनंदी जी बाहर देखती है जहां त्रियांश के बॉडीगार्ड खड़े थे जो अपनी हाथों में बड़ी बड़ी गन लेके खड़े थे। तभी आनंदी जी के कानों में त्रियांश की आवाज आती है, मेरे परमिशन के बिना कोई भी ना तो अंदर आता है और ना ही बाहर जाएगा, तो चुपचाप शादी की तैयारियों में लगो। इतना बोल के त्रियांश वहां से चला जाता है। आनंदी जी बस त्रियांश को जाते हुए देख रही थी। फिर आनंदी जी धनुज जी को देखती है जो जल्दी से अपनी नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि आनंदी जी के आंखों में अनगिनत सवाल थे जिसका जवाब धनुज जी के पास नहीं था। तभी आनंदी जी की कानों में पीहू की क्यूट आवाज आती है, मम्मा पीहू को छोड़ो ना, पीहू की शादी है ना, पीहू को शादी करनी है, राक्षस अंकल ने कहा था कि वो पीहू से शादी करेंगे, छोड़ो पीहू को मम्मा। आनंदी जी पीहू को अपने सीने से बाहर निकालती है और पीहू को देखती है जो शादी के नाम से कितनी खुश थी। आनंदी जी पीहू को अपने रूम में ले जाते हुए बोलती है, पीहू तुम ये शादी नहीं करोगी, चलो मेरे साथ, में ये शादी नहीं होने दूंगी। ये बात शीला जी भी सुन लेती है। आनंदी की बात सुनकर शीला जी का मुंह उतर जाता है। वो आनंदी को देखती है जो पीहू को अपने साथ रूम में लेके जा रही थी। डॉट 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 आनंदी जी पीहू को अपने साथ लेके अपने रूम में आती है और पीहू को अपने सीने से लगा के कस के आंखें बंद करती है, तो उनके आंखों के सामने फिर से त्रियांश आता है जो उस दिन उन लोगों को बेरहमी से मार रहा था, याद आती है। आनंदी जी अपनी आंखों को खोल देता है और अपनी पकड़ पीहू पर कस देती है। पीहू जो अपनी माँ में सीने से लगी हुई थी वो अपना छोटा सा सिर हल्का बाहर निकालती है और आनंदी जी को अपनी प्यारी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मम्मा पीहू को छोड़ो ना। आनंदी जी जो आंख बंद करके बैठी थी वो अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखती है जो काफी मासूम है। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से ही झलक रही थी। अपनी बेटी को देखकर आनंदी जी की आंखों में पानी आता है, पर आनंदी जी वो आंसू बाहर नहीं आने देती है और खुद को स्ट्रांग करती है और पीहू को देख बोलती है, मेरा प्यारा पीहू बच्चा, मम्मा की बात मानेगी ना। पीहू जो अपनी नीली प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए जो आनंदी जी को देख रही थी वो जल्दी से अपना सिर जोर जोर से हाँ में हिला देती है और बोली, पीहू मम्मा की हर बात मानती है, पीहू गुड गर्ल है। आनंदी जी पीहू की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और पीहू के माथे पर प्यार से किस करती है, पर पीहू को अपने आप से दूर नहीं करती है। फिर आनंदी जी पीहू को देख बोलती है, पीहू बच्चा तुम उन राक्षस अंकल से शादी नहीं करोगी हाँ? तो पीहू अपने चब्बी चीक्स को फुला के अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, कीव मम्मा, पीहू कीव नहीं, राक्षस अंकल से शादी करेगी। आपको पता है राक्षस अंकल और पीहू दोनों गुड्डा गुड्डी वाली शादी करेंगे। राक्षस अंकल ने कहा है कि गुड्डा गुड्डी वाली शादी होगी तो पीहू ये शादी करेगी मम्मा। आनंदी जी पीहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, नहीं पीहू बच्चा, तुम ये शादी नहीं करोगी, तुम तो मम्मा की गुड गर्ल हो ना, तो मम्मा की बात मानो, उस राक्षस से शादी मत करना। हाँ, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी ना, बीस्ट एंड इनोसेंट प्रिंसेस की, तो ये राक्षस एक बीस्ट है और तुम इनोसेंट। तभी पीहू तपाक से बोलती है। वो जल्दी से आनंदी जी से अलग होती है और अपनी आंखों में ढेर सारी चमक लेकर बोलती है, हाँ मम्मा, आप जो मुझे कहानी सुनाती हो वही वाली ना, जहाँ एक बीस्ट इनोसेंट प्रिंसेस को अपने साथ कैद करके लेके जाता है ना, वही वाली कहानी ना मम्मा, पीहू को सब याद है, पीहू बहुत इंटेलिजेंट है। आनंदी जी पीहू को देख आगे बोलती है, हाँ बेटा वही कहानी, तो अब तुम उस राक्षस अंकल से शादी नहीं करोगी ना, नहीं तो वो बीस्ट तुम्हें लेके चला जाएगा। जैसे उस इनोसेंट लड़की को डे से लेके गया था वैसे ही ये राक्षस अंकल भी तुम्हें लेके चले जाएंगे, और ये राक्षस नहीं बीस्ट है, बीस्ट। पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपनी मुंह पर रख कर बोलती है,
मम्मा ये राक्षस अंकल सच्ची मुच्ची के बीस्ट है। तभी आनंदी जी हाँ में सिर हिला देती है तो पीहू जल्दी से आनंदी जी की गोद में बैठ जाती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मम्मा पीहू राक्षस अंकल से शादी नहीं करेगी। आनंदी जी पीहू की बात सुनकर चैन की सांस लेती है और फिर पीहू की तरफ देखकर बोलती है, पीहू बच्चा कुछ भी हो जाए राक्षस अंकल से शादी नहीं करनी है। हाँ बच्चा वो बहुत बड़े वाले बीस्ट है, मैंने देखा है उसके अंदर का बीस्ट। ये बोलते हुए आनंदी जी के चेहरा बदल जाता है क्योंकि उन्हें बार बार त्रियांश का वो रूप याद आ रहा था, कैसे उसने एक गुंडे के गले की नस पकड़ के जोर से खींच दी थी और वो गुंडा वही जमीन पर तड़प तड़प के मर गया। ये याद आते ही आनंदी जी फिर से पीहू को पकड़ लेती है। वही दूसरी तरफ सिया अपने रूम में डोर को अच्छे से लॉक करके बैठी थी। उसे डर लग रहा था कहीं वीर यहाँ भी ना आ जाए। तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है। सिया काफी डर जाती है, वो आवाज लगाती है पर उसके आवाज बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि घर के सारे रूम साउंड प्रूफ है। बस बाहर की आवाज अंदर आ सकती है पर अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती है। सिया डरते हुए आगे बढ़ती है और डरते डरते डोर खोल देती है तो सामने एक सर्वेंट थी को उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। सिया हाँ बोल देती है और उसके साथ ही जाने लगती है क्योंकि उसे अकेले जाने में डर लग रहा था। सिया नीचे आती है तो सब लोग नीचे ही बैठे थे डाइनिंग टेबल पर, बस त्रियांश और वीर को छोड़कर। सिया जल्दी से आजू बाजू देखती है तो उसे वीर आता हुआ दिखता है। उसे देखकर सिया मिल्खा सिंह की तरह भागते हुए जल्दी से जाके शीला जी के बाजू वाली चेयर पर बैठ जाती है। शीला जी से चिपक कर शीला जी ये देखती है तो बोलती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों भागते हुए आए हो। सिया फिर से वीर को देखती है जो लगभग वहां तक पहुंच चुका था। सिया उसे देख शीला जी का पल्लू पकड़ लेती है और हल्के आवाज में बोलती है, वो। तभी वीर उसे देखता है। वीर की खतरनाक आंखें देखकर सिया की आवाज अपने गले में ही बैठ जाती है और वो चुपचाप अपनी नजर नीचे करके बैठ जाती है। वीर तो उसे बस देख रहा था, उसे डराने का कोई इरादा नहीं था वीर का, पर अब वो खुद जी डर रही है तो क्या किया जा सकता है। वीर एक चेयर पर आके बैठ जाता है पर अभी भी उसकी नज़र सिया से नहीं हटी थी। वो सिया का खूबसूरत चेहरा देख रहा था जो डर की वजह से और खूबसूरत हो गया था, जिसे देख वीर के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अपने आप से बोलता है, सिली गर्ल। तभी त्रियांश भी आता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। उसकी नज़र पीहू पर जाती है जो आनंदी जी के बगल वाली चेयर पर बैठी थी। जैसे ही त्रियांश आता है आनंदी जी पीहू की चेयर अपने पास खींच लेती है। पीहू जो खाने का वेट कर रही थी, जो अपने पैरों को बच्चों की तरफ चेयर से नीचे रख कर हिला रही थी, वो ऐसे खींचे जाने पर आनंदी जी को देख बोलती है, क्या हुआ मम्मा, पीहू को क्यों खींचा। आनंदी जी त्रियांश को देख पीहू से बोलती है, तू मेरे पास ही बैठो इसलिए। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर बोलती है, पर मम्मा पीहू तो आपके पास ही है ना, देखो पीहू तो आपके बराबर ही बैठी है। तभी वहाँ खाना आता है जिसकी स्मेल पीहू के नाक में जाते ही पीहू सब कुछ भूल जाती है और खाने को ललचाई नजरों से देखते हुए अपनी छोटी सी जीभ अपने गुलाबी होठों पर फेरते हुए बोलती है, मम्मा पीहू को जोर से भूख की लगी है, जल्दी खाना दो। त्रियांश जो आनंदी जी की हर हरकतें नोट कर रहा था, पीहू को ऐसे अपने पास खींचने से त्रियांश के चेहरे पर इविल स्माइल आती है और वो आनंदी जी को देखता है, पर तभी उसकी नज़र पीहू की हरकतों पर जाती है जिसे देख त्रियांश का गाल सूख जाता है क्योंकि पीहू अपनी छोटी सी जीभ जो अपनी गुलाबी होठों पर फेर रही थी, जिसे देख त्रियांश का मन कर रहा था कि वो अभी पीहू को अपनी गोद में ले और उसे जी भर के किस करे। तभी त्रियांश को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो अपनी नज़र क्यूट पीहू से हटा के आनंदी जी को देखता है जो उसे ही खा जाने वाली इस देख रही थी। उन्हें ऐसा देखकर त्रियांश के चेहरे पर एक बड़ी वाली इवल स्माइल आती है जिसे देख आनंदी जी का खून खौल जाता है क्योंकि त्रियांश के स्माइल में साफ साफ आनंदी जी देख पा रही थी कि वो पीहू को अपने पास लेके ही रहेगा। जैसे त्रियांश को आनंदी जी के इरादों के बारे में पता चल गया हो। आनंदी जी भी उसे वही लुक देती है, जैसे बोल रही हो, कुछ भी हो जाए ये शादी में होने नहीं दूंगी और नहीं अब पीहू तुमसे शादी करेगी। सब लोग खाना खा रहे थे पर त्रियांश और आनंदी जी की आंखों की कोल्ड वॉर चालू थी। थोड़ी देर बाद पीहू का पेट भर जाता है। वो अपनी माँ को देख प्यारी आवाज में बोलती है, मम्मा पीहू का पेट भर गया है, अब पीहू को नीनी आई है, पीहू को नीनी करनी है। इतना बोल के पीहू अपनी चेयर से उठ जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है अपने रूम में। तभी त्रियांश भी अपना हाथ धोता है और वहां से उठ जाता है, जिसे देख आनंदी जी भी जल्दी जल्दी अपना हाथ धोती है और पीहू के पीछे जाने लगती है। पीहू आगे आगे चल रही थी और त्रियांश पीहू के पीछे था और त्रियांश के पीछे आनंदी जी थी जो पीहू के पास जाने लगती है। त्रियांश हल्का सा पीछे अपना सिर करके हिला देता है और अपना रास्ता चेंज करता है। आनंदी जी त्रियांश को अपने रूम में जाता देखकर चैन की सांस लेती है, पर वही सब लोग ये नज़ारा देखकर शौक थे कि आनंदी जी क्या कर रही थी।
वही वीर भी ये नज़ारा देखकर हल्का मुस्कुरा देता है और त्रियांश को जाते हुए देख अपने आप से बोलता है, तेरी सबसे बड़ी दुश्मन अब तेरी सास बनेगी। सिया का खाना भी हो गया था पर वो वीर के डर से उठ नहीं रही थी। वही वीर अभी भी भुक्कड़ की तरह खा ही रहा था। सबका खाना हो जाता है पर वीर का नहीं होता है। शीला जी सिया को हॉल में लेके आती है, तभी धनुष जी शीला जी को बोलते हैं, उसे बता दो। सिया शीला जी को देख बोलती है, क्या बात है आंटी। शीला जी सिया को देख बोलती है, आंटी नहीं बेटा माँ कहो, और हमें तुम्हें ये बताना था कि कमला माँ अब नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही सिया को शौक लगता है, वो वहीं बैठ जाती है जमीन पर और जोर से रोने लगती है। वीर को खाना खा रहा था, वो सिया की रोने की आवाज़ सुनकर उसे देखता है जो जमीन पर बैठकर रो रही थी। वीर अपना हाथ धो लेता है और सिया की तरफ बढ़ता है कि सिया वहीं बैठे बैठे जमीन पर गिर जाती है। शीला जी ये देखकर डर जाती है, वो सिया को उठाने की कोशिश करती है पर सिया बेहोश हो गई थी। तभी वहां वीर आता है। धनुष जी वीर को देख बोलते हैं, वीर इसे रूम में लेके चलो। धनुष जी ने उसे इसलिए कहा था क्योंकि वहां वीर के सिवा कोई नहीं था। धनुष जी के पैर में फ्रैक्चर था जिस वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। ना चाहते हुए भी उन्हें वीर को ही बोलना पड़ा था। वीर सिया के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और एक नज़र उसके चेहरे को देखता है जो पूरा आंसुओं से भर गया था। वीर उसे लेके उसकी रूम की तरफ बढ़ जाता। वीर सिया को उसके रूम में लेके जाता है और बेड पर लेटा देता है। वीर सिया के चेहरे को देखता है जो पसीने से भीग गया था पर अभी भी सिया काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वीर की नज़र सिया के गोरे चेहरे पर रुक गई थी, वो सिया को बड़े गौर से देख रहा था। तभी शीला जी अंदर आती है। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर वीर अपने होश में आता है और सिया से दूर हो जाता है। अब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। वो सिया को चेक करती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और शीला जी को देख बोलती है, शायद सदमा लगने की वजह से बेहोश हो गई है, कल सुबह होश आ जाएगा। इतना बोल के डॉक्टर वहां से निकल जाती है। धनुष जी एक नज़र सिया को देखते हैं और रूम से बाहर निकल जाते हैं। शीला जी भी सिया को अच्छे से चादर उड़ा देती है और बाहर जाने लगती है। वीर वही था, ना चाहते हुए भी वीर को बाहर जाना पड़ रहा था। वो एक नज़र सिया को देखता थे जो बेड पर बेहोश थी। वो रूम से बाहर निकल जाता है। शीला जी रूम को अच्छे से लॉक करती है और धनुष जी के पास जाती है। धनुष जी काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि उसके शेयर्स गिरते ही जा रहे थे। अगर ऐसा रहा तो 2 दिन के अंदर ही उनकी कंपनी नीलामी में आ जाएगी। शीला जी धनुष जी को देखती है को टेंशन में थे, जिसे देखकर शीला जी उनके पास जाती है और उन्हें देख बोलती है, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धनुष जी शीला जी को टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए हाँ में सिर हिला देते हैं। शीला जी धनुष जी को बेड पर सुला देती है और लाइट बंद करती है। धनुष जी सोने का नाटक करते हैं पर अभी भी उनके अंदर एक तूफान चल रहा था जिसे वो चाहकर भी शीला जी को नहीं दिखा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के 12 बजे बज रहे थे और त्रियांश अपनी बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा था। उसके पैरों के नीचे अनगिनत सिगार थे जिसे त्रियांश ने कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया था। वो चांद को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। त्रियांश कल भी नहीं सोया था और आज रात भी उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसने नींद की गोली भी खाई थी पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे ही कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद त्रियांश अपनी बालकनी से होते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलते ही त्रियांश एक रूम के सामने आके खड़ा होता है और उसे अपनी कठोर आंखों से देखने लगता है। त्रियांश अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे रूम को अनलॉक करता है और अंदर चला जाता है। सामने जाके देखता है तो आनंदी जी पीहू को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। हाँ, ये रूम आनंदी जी और पीहू का है। त्रियांश पीहू को देखता है जो दुनिया जहान के टेंशन को पीछे छोड़कर मस्त से अपनी ही दुनिया में सो रही थी। उसे देख त्रियांश अपने मन में बोलता है, मेरी नींद उठा के यहाँ चैन की नींद ले रही है मेरी लिटिल किटन। त्रियांश आनंदी जी को देखता है तो उसकी आंखें सख्त हो जाती है। त्रियांश आगे आता है और अपने एक हाथ से पीहू की एक बाजू पकड़ के दूसरे हाथ से एक कुशन पकड़ता है और एक ही झटके में पीहू को आनंदी जी से अलग करके अपने पास खींचता है। जैसे ही पीहू खींच जाती है आनंदी जी थोड़ा कसमसाने लगती है कि तभी जल्दी से त्रियांश अपने दूसरे हाथ में जो कुशन थी उसे आनंदी जी के हाथ में दे देता है। आनंदी जी उस कुशन को पीहू समझकर पकड़ के अपने सीने से लगाकर सो जाती है। त्रियांश पीहू के प्यारे खूबसूरत चेहरे को देखता है जो अभी नींद की आगोश में था, जिसे पीहू और भी खूबसूरत लग रही थी किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। त्रियांश उसे अपने गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं आनंदी जी इस बात से बेखबर होकर चैन से सो रही थी। त्रियांश पीहू को अपने साथ रूम में लेके आता है और बेड पर सुला देता है, खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और पीहू को अपनी जुनून भरी नजरों से देखने लगता है।
त्रियांश अपने सख्त हाथों की उंगलियों को पीहू के नाजुक गालों पर फिराते हुए अपनी सनक भरी आवाज में बोलता है, लिटिल कीटन, तुम मेरी वो सुकून बन गई हो जिसके बिना अब मुझे नींद भी नहीं आती है। तुम मेरी जिंदगी बनती जा रही हो लिटिल कीटन, तुम मेरी सांसों में समा रही हो और मैं तुम्हें अपने सांसों में समाना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, कोई हमें अलग नहीं कर सकते और न ही ये त्रियांश ओबरॉय तुम्हें खुद से दूर जाने देगा, कभी नहीं, चाहे कोई कुछ भी कीव ना कर ले, तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएंगे। इतना बोल के त्रियांश पीहू को अपने सीने में खींच लेता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। ऐसे ही कुछ ही मिनट में त्रियांश की आंखें बोझल होने लगती है और वो धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता है, पर वो पीहू को नहीं छोड़ता है। वैसे ही पीहू को अपने सीने से लगाकर सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अधीर किसी से फोन पर बात कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। सामने से आवाज आती है, सो आपने जैसा कहा था वैसा ही किया है। सो हमने सबको इतना धमकाया है कि सब लोग अब धनुष जी की कंपनी से अपना हाथ पीछे ले चुके हैं। मुझे लगता है कल ही ओबरॉय कॉरपोरेशन कंपनी की नीलामी हो जाएगी, क्योंकि धनुष ओबरॉय बहुत बड़े घाटे में जा चुका है। अब उसे अपनी कंपनी बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कल ही ये नीलामी होगी, सो आप भी आ रहे हो ना इस नीलामी में? अधीर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये कोई पूछने वाली बात है, कल मैं इस नीलामी में आऊंगा और उस कंपनी को अपने नाम करूंगा। इतना बोलकर अधीर फोन रख देता है और हंसते हुए बोलता है, बहुत भूत चढ़ा है ना अच्छा बनने का, अब देखो अपनी अच्छाई का परिणाम। अब तो सिर्फ कंपनी गई है, कुछ दिन में घर भी नीलामी के कगार पर लाके खड़ा कर दूंगा। और रही बात उस त्रियांश की, तो बस कुछ दिन और, क्योंकि जो प्लान में बना रहा हूँ उसकी मौत के लिए उसे वो बच नहीं पाएगा और फिर पीहू मेरे पास होगी, अधीर की बाहों में होगी मेरी पीहू। बस कुछ दिन और फिर शुरू होगा मौत का खेल, जिसमें मरेगा त्रियांश ओबरॉय। इतना बोल के अधीर जोर जोर से हंसने लगता है जैसे पागल हो गया हो। अगली सुबह आनंदी जी का रूम। आनंदी जी अभी भी सो रही थी। अब सुबह के 7 बजे बज रहे थे, तभी आनंदी जी की आंख खुलती है। वो अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखने के लिए अपने नजरें नीचे करती है, पर वहाँ पीहू नहीं थी, जिसे देख आनंदी जी अपनी नजरें पूरे रूम में घुमाती है। वो जल्दी से खड़ी होती है और वॉशरूम में जाके पीहू को देखती है, पीहू वहाँ भी नहीं थी। आनंदी जी को लगता है पीहू शायद बाहर गई होगी। आनंदी जी बाहर निकल जाती है अपने रूम में से और पीहू को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, पर आनंदी जी को पीहू मिल ही नहीं रही थी। अब आनंदी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उन्हें डर लगने लगता है कहीं पीहू को अधीर तो नहीं लेके गया। पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि त्रियांश के इतने खतरनाक बॉडीगार्ड को मार के पीहू को ले जाना इतना आसान नहीं है अधीर के लिए। ये सोचकर आनंदी जी थोड़ी चैन की सांस लेती है कि उसके पीहू यही कहीं है, पर कहाँ है ही। त्रियांश के रूम में पीहू त्रियांश के ऊपर थी और त्रियांश चैन से सो रहा था। तभी उसे अपने गाल पर कुछ महसूस होता है जो हल्का हल्का दर्द दे रहा था, जिस वजह से त्रियांश की आंखें खुलती है और वो सामने देखता है तो पीहू अपने छोटे छोटे दांतों से उसके गाल चबा रही थी, जिसे देखकर त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो अपने आप से बोलता है, इसे जब देखो तब कुछ ना कुछ खाती ही रहती है, नींद में भी इसका मुंह बंद नहीं रहता है। त्रियांश तैयार हो जा, अब रोज ये तुझे अलग अलग तरीके से उठाएगी। शादी के बाद आज तो गाल चबा रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। त्रियांश का गाल पीहू के सलाइवा से भर गया था और पीहू के छोटे छोटे दांतों के निशान त्रियांश के गाल पर देखे जा सकते थे, पर त्रियांश को पीहू के गाल चबाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे दर्द ही नहीं हो रहा। वो एक टक बस पीहू को ही देख रहा था जो उसका गाल खाने के लिए पूरी तैयार थी। पीहू नींद में ही त्रियांश के गाल चबा रही थी, उसे नींद में लग रहा था उसके सामने खाना है और वो अपना खाना खा रही है। पीहू ऐसे ही त्रियांश को गाल को चबाते हुए उसके होठों पर आती है और त्रियांश के निचले होठों को अपने छोटे से दांतों में लेती है और उसे भी चबाने लगती है। त्रियांश जो चुपचाप अपनी लिटिल कीटन की हरकतें देख रहा था, जब वो उसके होठों पर आती है और उसे चबाने लगती है तो ये महसूस करके त्रियांश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एक अजीब सी गर्मी अपने अंदर महसूस हो रही थी, जो वो अच्छे से जान पा रहा था कि उसे अब क्या चाहिए था। वो पीहू को देखता है जो जिसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। नींद में सोए हुए राक्षस को जगा दिया मासूम सी पीहू ने। पीहू अभी भी त्रियांश के निचले होठों को अपने दांतों से चबा रही थी। त्रियांश खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है पर कर नहीं पाता है। वो एक झटके में पीहू को लेके करवट बदल लेता है और पीहू को अपनी नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे करवट बदलने से पीहू को झटका लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। पीहू अपनी नीली प्यारी मासूम आंखों को हल्के हल्के से खोलती है और त्रियांश को देखती है जो उसके ऊपर ही था और उसे ही अपनी नसीली आंखों से देख रहा था, जो पीहू की समझ से बाहर की चीज थी। पीहू अपनी नीली मासूम आंखों में बार बार झपकाते हुए त्रियांश को देख अपना क्यूट प्यारी आवाज में बोलती है,
राक्षस अंकल क्या हुआ? और पीहू ने इतना ही कहा था कि त्रियांश बोलता है लिटिल कीटन तुम्हें किस करना नहीं आता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ किस कैसे करते हैं। इतना बोलकर त्रियांश पीहू के नर्म होठों पर अपना सख्त होठ रख देता है और पीहू को किस करने लगता है। पीहू बेचारी वो तो अपनी नीली आंखों को बड़ा बड़ा करके त्रियांश को देख रही थी, वही त्रियांश उसे किस कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि पीहू को अभी के अभी पूरा खा जाए, उसे अपना बना ले। त्रियांश पीहू के निचले होठ को अपने होठ में भर के उसे सख्त करने लगा था, जैसे पीहू को दर्द होने लगा हो। अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश को मारने लगी थी, पर त्रियांश को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने काम में लगा हुआ था जिसे उसे अच्छा लग रहा था। वो पीहू को होठों को पूरा खाने का मन बना चुका था, पर वही पीहू तो अब रोने की हालत में आ गई थी। पीहू अपनी नीली समुद्र जैसी आंखों में पानी भर के त्रियांश को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में पानी देखकर त्रियांश उसके होठों को छोड़ देता है और अपनी नाक पीहू के गर्दन पर चलते हुए बोलता है, लिटिल कीटन रो क्यों रही हो? पीहू अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल आपने पीहू के होठों की कीफ खाया, पीहू को दर्द हो रहा है। इतना बोल के पीहू अपना छोटा सा हाथ अपने नाजुक होठों पर रख देती है और मासूमियत से त्रियांश को देखती है। त्रियांश उसकी इतनी मासूमियत देखकर बहकते हुए पीहू को देख बोलता है, मुझे तो तुम्हें पूरा खाने का मन कर रहा है, पर अभी तुम छोटी हो। त्रियांश की बात सुनकर पीहू का मुंह बन जाता है और वो त्रियांश को देख गुस्से में बोलती है, जो उसे गुस्सा करना भी नहीं आ रहा था। पीहू बोलती है, राक्षस अंकल आपने मेरी होठों को कीफ खाया, बोलो। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोला, क्योंकि तुमने मेरे होठों की अपने इन छोटे छोटे दांतों से चूहिया की तरह कुतरा है, तो फिर मैंने भी तुम्हें किस कर लिया। देखो मैंने सिर्फ किस किया है, अगर तुम्हें कैसा करता है। इतना बोल के त्रियांश पीहू की गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए आगे बोलता है, तो तुम्हारे होठ अभी अपनी जगह पर नहीं होते लिटिल कीटन। पीहू उसे अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। त्रियांश जो पीहू में खो चुका था वो अपने होश में आता है और पीहू के गर्दन से अपने होठ अलग करके उसके गर्दन से अपना मुंह बाहर निकाल के पीहू को देखता है, जिसका मुंह लाल हो गया था। उसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो पीहू को देख बोलता है, अब क्या हुआ कि थोड़े से रोमांस में खलल डाल रही हो? पहले ही राइटर ने रोमांस कम कर दिया है, रीडर रोमांस मांग रहे हैं, अब राइटर रोमांस दे रही है, तो तुम्हें क्या हो गया है? पीहू अपना प्यारा सा मुंह बनाकर अभी भी त्रियांश को अपने आप से दूर कर रही थी। पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश को धकेल रही थी, जिसे देख त्रियांश चिढ़ते हुए बोलता है, अब क्या हो गया है? क्या सूसू आई है? पीहू जल्दी से ना में सिर हिला देती है, जिसे देख त्रियांश आगे बोलता है, तो जरूर भूख लगी होगी ना। पीहू फिर से ना में सिर हिला देती है, जिसे देख त्रियांश अब सोच में पड़ जाता है। तभी पीहू अपनी प्यारी क्यूट से आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू के ऊपर से उठो, आप कितने हैवी हो? पीहू आपके नीचे दब गई है क्या? आप प्यारी इंटेलिजेंट पीहू को पिचका दोगे? जल्दी से उठो, पीहू के ऊपर से वरन पीहू पिचक जाएगी। त्रियांश खुद को देखता है, जो पीहू के ऊपर था, पर अपना पूरा भार उनसे पीहू पर नहीं डाला था, फिर भी पीहू त्रियांश का वजन सह नहीं पा रही थी। त्रियांश खुद को थोड़ा सा ऊपर करता है, पर पीहू से अलग नहीं होता है और पीहू को देखता है, क्योंकि पीहू की कही हुई एक बात त्रियांश के दिमाग के रह गई कि पीहू इंटेलिजेंट है। त्रियांश अपने आंखों को छोटा करके पीहू को देखते हुए बोलता है, क्या तुम इंटेलिजेंट हो? पीहू जल्दी जल्दी अपना सिर जोर जोर से 2-3 बार हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर त्रियांश की हंसी छूट जाती है। वो हंसने लगता है, जिसे देख पीहू को गुस्सा आता है और वो त्रियांश के दोनों हाथों को पकड़ के त्रियांश के नीचे से निकलने लगती है और बाहर निकलकर त्रियांश के सामने अकड़ कर बैठ जाती है और अपनी नन्हे हाथों की एक उंगली त्रियांश को दिखाते हुए अपनी प्यारी मासूम आवाज में गुस्से से त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल हंसो मत, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पीहू की मम्मा पीहू को इंटेलिजेंट बोलती है, सब घर वालों को पीहू की इंटेलिजेंस पता है, सब पीहू की इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं। मामा जी तो पीहू को बोलते हैं कि मुझसे बड़ा इंटेलिजेंट दुनिया में है ही नहीं, तो हुई ना मैं इंटेलिजेंट। हाँ, इसका फैसला रीड कर देंगे, आप ही बताओ कितनी इंटेलिजेंट है पीहू? क्या इसके जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए सबको? त्रियांश को उसकी धमकी भी काफी फनी लग रही थी, क्योंकि इतने प्यार से धमकी कौन देता है भला, और इतनी प्यारी आवाज में जो पीहू की थी, किसी मीठे मध की तरह थी पीहू की आवाज, जिसे सुनकर बस सबको प्यार ही आएगा। त्रियांश हंस रहा था, उसकी नादानी त्रियांश का दिल धका रही थी कि पीहू की आगे की बात सुनकर त्रियांश की हंसी चली जाती है। पीहू आगे बोलती है अपनी प्यारी क्यूट आवाज में, मम्मा ठीक कहती है, आप बीस्ट हो और प्यारी पीहू बीस्ट से शादी नहीं करेगी। त्रियांश ये बात सुनकर पीहू को देखता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि पीहू ने उसे बीस्ट कहा, उसे इस बात से फर्क पड़ा कि पीहू उससे शादी नहीं करेगी।
त्रियांश अपना एक हाथ आगे करता है और पीहू को अपने एक हाथ से उठा के अपने ऊपर लेटा देता है और उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोलता है कि पीहू मुझसे शादी की नहीं करेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी हो पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो पर तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी लिटिल कीटन। पीहू अपना मुंह बनाकर त्रियांश को देखते हुए प्यारी आवाज में बोलती है पीहू की मम्मा ने कहा है कि पीहू को आपसे शादी नहीं करनी है, आप बहुत बड़े वाले बीस्ट हो इतना बोल के पीहू अपना हाथ आजू बाजू करके त्रियांश को दिखाती है, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर इवल स्माइल आती है और वो पीहू की नीली आंखों में देखते हुए बोलता है क्या मैं इतना बड़ा वाला बीस्ट हूँ। पीहू हम में सिर हिला देती है तो त्रियांश आगे बोलता है तुम्हारी मम्मा ने कहा है मैं इतना बड़ा वाला बीस्ट हूँ। पीहू फिर से जोर से हमें सिर हिला देती है तो त्रियांश के चेहरे की इवल स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में बोलता है नहीं मैं इतना बड़ा वाला बीस्ट नहीं हूँ, ये तो मेरी इंसल्ट है, मैं तो इसे भी बड़ा वाला बीस्ट हूँ, तुम्हारी माँ को पता भी नहीं मैं कितना बड़ा वाला बीस्ट हूँ। पीहू त्रियांश को देख बोलती है राक्षस अंकल छोड़ो पीहू को मम्मा के पास जाना है, मम्मा ने कहा है आपसे दूर रहे तो छोड़ो, इनोसेंट पीहू बीस्ट से शादी नहीं करेगी। इतना बोल के पीहू त्रियांश के ऊपर से उठ जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वही त्रियांश जाते हुए पाई को देखते हुए इवल स्माइल करते हुए बोलता है इस इनोसेंट पीहू को इस राक्षस के साथ ही रहना होगा और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। पीहू चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तुम्हारी माँ को पता नहीं है मैं कितना बड़ा वाला बीस्ट हूँ, पर कोई नहीं लगता है मेरा असली चेहरा तुम्हारी माँ को दिखाना पड़ेगा। डॉट 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 पीहू त्रियांश के रूम का डोर खोलती है और फिर पीछे मुड़कर त्रियांश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। बड़े गौर से पीहू उसे देख अपनी छोटी सी जीभ को बाहर निकालती है और त्रियांश को चिढ़ाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है पीहू राक्षस अंकल से शादी नहीं करेगी। इतना बोल के पीहू तुनक के बाहर चली जाती है। त्रियांश उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है और फिर अपने आप को देखता है और बोलता है कितनी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती है, अभी अगर किसी लड़की को बोल दूं कि मुझसे शादी करो तो वो लड़की एक पैर पर खड़े होके मुझसे शादी कर लेगी, पर ये पिद्दी सी लड़की मेरे मुंह पर बोल रही है मुझसे शादी नहीं करेगी, कहीं मेरा ऑरा तो खत्म नहीं हो गया। सब मुझसे डरते हैं पर ये लड़की डरती नहीं है, डरती नहीं तो नहीं है, ऊपर से मुझे ही कुछ न कुछ सुनाकर चली जाती है। और मैं त्रियांश ओबोरॉय जिसे सब डरते हैं खलनायक के नाम से मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। अगर किसी को पता चला कि ये पिद्दी सी लड़की मुझे कुछ भी बोलकर चली जाती है तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे। इतना सब सोचते हुए त्रियांश भी बाहर निकल जाता है। आनंदी जी ने पूरा घर ढूंढ लिया था पर पीहू उन्हें नहीं मिली थी, जिस वजह से वो सोफे पर बैठकर रो रही थी। वही धनुष जी भी काफी परेशान था, शीला जी भी काफी परेशान था। पर जब पीहू त्रियांश के रूम से बाहर आती है तो धनुष जी पीहू को देखते हैं, वो जल्दी से आनंदी जी को बोलते हैं वो रही पीहू, पर उन्हें ये याद नहीं रहा कि वो रूम त्रियांश का था। आनंदी जी भी पीहू को त्रियांश के रूम से बाहर निकलते देखती है पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि पीहू मिल नहीं रही थी। और जब पीहू मिल गई तो आनंदी जी की खुशी समय नहीं समा रही थी। वो पीहू के पास जाने लगी तो पीहू भी जल्दी से आनंदी जी के आती है भागते हुए। तभी आनंदी जी को कुछ याद आता है, वो वही देखती है जहाँ से पीहू अभी आई थी तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तब तक पीहू आनंदी जी के गले लग जाती है। आनंदी जी धनुष जी को देखती है। धनुष जी को पहले कुछ समझ नहीं आता है पर फिर उन्हें भी समझ आता है कि पीहू त्रियांश के रूम से निकलकर बाहर आई है, जिसे महसूस करके धनुष जी अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। तभी आनंदी जी पीहू को देख बोलती है पीहू बच्चा, कल रात तो तुम मेरे साथ सो रही थी, फिर वहां कैसे चली गई। पीहू सबको अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है हाँ मम्मा, पीहू तो आपके पास ही साई थी, पर जब पीहू सुबह उठी तो वो राक्षस अंकल के साथ थी। आनंदी जी पीहू को देख बोलती है पर तुम्हें राक्षस अंकल के रूम में कौन ले गया। पीहू मासूम सा मुंह बनाकर बोलती है पीहू को नहीं पता मम्मा। तभी पीछे से खतरनाक आवाज आती है मैं ले गया था उसे अपने रूम में रात को। सब लोग पीछे देखते हैं तो वही त्रियांश था जिसने सिर्फ लोवर पहना था। उसकी मस्कुलर हॉट बॉडी देखकर वहां की लेडी सर्वेंट तो बस त्रियांश को ही देखती रह गई थी। आनंदी जी त्रियांश को देख गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने साथ अपने रूम में ले जाने की, वो अभी छोटी बच्ची है और तुम्हें इतनी समझ नहीं है। त्रियांश आनंदी जी की बातें सुन रहा था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो भी आनंदी जी बोल रही थी, वो तो बस अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उनकी बातें सुन रहा था। वही धनुष जी को भी त्रियांश की ये हरकत अच्छी नहीं लगती है क्योंकि पीहू का दिमाग अभी बच्चे जैसा था, उसे कुछ भी इन सब चीजों का पता नहीं था। वही आनंदी जी पीहू को अच्छे से देखने लगती है। जो बात त्रियांश को खटक जाती है वो पीहू का हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और आनंदी जी को गुस्से से देखते हुए बोलता है
मुझे अपनी लिमिट अच्छे से पता है, वैसे भी अब ये मेरी होने वाली वाइफ है तो हम दोनों का साथ में रहना कुछ गलत नहीं है। आनंदी जी गुस्से से पीहू को अपने पास खींचती है और बोलती है, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा, ये मेरी बेटी है और मैं तुम जैसे राक्षस से इसकी शादी कभी नहीं करूंगी और तुम मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरी बेटी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। देखना है तो देख लो और अपने कान खोल कर सुन भी लो। आनंदी जी पीहू को देख बोलती है, पीहू बच्चा तुम इनसे शादी नहीं करोगे ना। तभी मासूम पीहू भी अपनी माँ की बात सुनकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोलती है, हाँ मम्मा, पीहू राक्षस अंकल से शादी नहीं करेगी। आनंदी जी अपने चेहरे पर जीत की बड़ी मुस्कान बिखेरे त्रियांश को देखती है और बोलती है, देखा मिल गया ना जवाब। तभी त्रियांश भी एक ईवल स्माइल आनंदी जी को देता है, जिसे देख आनंदी जी की स्माइल गायब हो जाती है। त्रियांश आनंदी जी को देख बोलता है, आप कुछ भी कर लो पर मैं पीहू से शादी करके ही रहूंगा, जो अब ने गेम खेला है ना। इतना बोल के त्रियांश एक खतरनाक स्माइल आनंदी जी को देता है और वहां से निकल जाता है अपने रूम में। शीला जी आनंदी जी को देख कुछ बोलने आगे जी बढ़ती है कि धनुज जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे देख शीला जी को काफी गुस्सा आता है। वो धनुज जी को गुस्से से देखने लगती है। तभी वहां से आनंदी पीहू को लेके निकल जाती है। शीला जी जाती हुई आनंदी को देख बोलती है, ये मेरे बेटी को अपनी बेटी कैसे नहीं देगी, मैं भी देखती हूँ, मेरे बेटे की दुल्हन तो पीहू ही बनेगी। इतना बोल के शीला जी भी गुस्से से वहां से चली जाती है। वही धनुज जी ये सब देख कर ना में सिर हिला देते हैं और बोलते हैं, देखते ही कौन जीता है। कुछ घंटे बाद सब लोग नाश्ता कर रहे थे, वही त्रियांश भी नाश्ता करके घर से निकल चुका था। तभी धनुज जी को किसी का कॉल आता है। सामने वाले की बात सुनकर धनुज जी का फोन अपने हाथ से छूट जाता है, जो देख शीला जी बोलती है, क्या हुआ। तभी घर के अंदर धनुज जी का मैनेजर आता है और बोलता है, सिर सभी इन्वेस्ट ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और तो और अपना पैसा भी मांग रहे हैं। अब हमारी कंपनी नीलामी में उतर चुकी है, कुछ ही घंटों में नीलामी शुरू हो जाएगी। जिसे सुनकर शीला जी को भी धक्का लगता है। वही धनुज जी की हालत फिर से खराब होने लगती है, पर वो खुद को संभाल लेते हैं क्योंकि अब जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर धनुज जी अपने घर से ओबरॉय कॉरपोरेशन के लिए निकल जाते हैं। घर से निकलते वक्त उनकी आंखों में पानी था। वो अपना फोन निकालते हैं और त्रियांश को फोन करने का सोचते हैं, पर फिर अपने आप से बोलते हैं, वो की मेरी मदद करेगा। इतना सोचकर धनुज जी आंखों को बंद करते हैं और अपना फोन जेब में रखकर घर से निकल जाते हैं। अंश उनकी व्हीलचेयर संभाल के बाहर ले जा रहा था। वही शीला जी का हाल भी रो रो कर बुरा हो गया था। जिस कंपनी को धनुज जी ने मेहनत करके इतने ऊंचाई पर लाया था, आज वो नीलाम होने जा रही थी। यही बात उन्हें बेचैन कर रही थी। शीला जी जल्दी से उठकर अपने घर में बने मंदिर में जाती है और वहां जाके अपने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। आनंदी जी को भी काफी शौक लगा था, वो भी पीहू को अपने साथ लेके मंदिर में बैठ जाती है। सब लोग अब कंपनी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वही कुछ ही घंटों में धनुज जी अपने ओबरॉय कॉरपोरेशन में इंटर करते हैं, जो काफी बड़ी थी। 50 माले की बिल्डिंग थी जो सिर्फ कांच से बनी थी। वो कंपनी बाहर से दिखाने में जितने खूबसूरत थी, अंदर से उसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। कंपनी के अंदर एंटर करते ही एक बहुत बड़ा कांच का झूमर था जो वहां की शोभा बढ़ा रहा था। वहीं पर बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे, कोई भी आए तो वहां उन्हें बैठने के लिए मिले। बड़े बड़े फ्लावर पॉट वहां रखे गए थे जिसकी कीमत लाखों में थी। अंदर की इंटीरियर इतनी अच्छी थी कि देखने वाली की आंखें में ही बस जाए। हर फ्लोर को अलग तरह से सजाया गया था। कुछ ही देर में वहां कुछ लोग आते हैं जो नीलामी के लिए आए थे। उन्हें देखकर धनुज जी को अब यकीन हो गया कि आज उनकी कंपनी नहीं रहेगी। वही बहुत से लोग आने लगे थे। कुछ लोग धनुज जी से जलते थे, इसलिए आज उनकी बर्बादी देखने आए हैं। कुछ लोगों की नज़र कब से ओबरॉय कंपनी पर थी जिसे वो आज हासिल करने आए थे, तो कोई धनुज जी के जले पर नमक छिड़कने आए थे और धनुज जी सबको अपनी नम आंखों से देख रहे थे। बहुत ज्यादा लोग आने की वजह से उस नीलामी को उसी हॉल में अरेंज किया गया था जहां से बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए थे। कोई कुछ था कि आज ये इतनी बड़ी कंपनी उनकी हो सकती है, कोई इसलिए खुश था कि आखिरकार धनुज जी रास्ते पर आने वाले थे, तो कोई दुखी था क्योंकि वो धनुज जी के अच्छे दोस्त थे। वो ये उनसे देखा नहीं जा रहा था। तभी बाहर दो बड़ी बड़ी कार आके रुकती है तो सबकी नज़र वही चली जाती है। उसका में से एक लड़का निकलता है जिसे देख धनुज जी का मूड और खराब हो जाता है। वो लड़का बैड एटीट्यूड से चलते हुए अंदर आता है और सीधा धनुज जी के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट लाके बोलता है, मैंने कहा था ना काका जी, अपने बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। तो लो, मैंने अपनी एक चाल चल दी है। अब आपकी कंपनी आज नीलामी की कगार पर खड़ी है। देखो तो जरा, अब बस आपका घर बाकी है, कोई नहीं, उसे भी नीलामी में लाके खड़ा कर दूंगा। धनुज जी यू सुनकर अधीर को गुस्से से देखते हुए बोलते हैं,
तुमने ये अच्छा नहीं किया अधीर, मुझे पता है रातों रात मेरे सारे इन्वेस्टर का हाथ पीछे खींच लेना और मुझे जितने भी प्रोजेक्ट मिले थे सबको पीछे लेना, ये सब तुम्हारा ही काम है क्योंकि रातों रात ये होना इम्पॉसिबल है। तभी अधीर हंसने हुए बोलता है हाँ ये मेरा ही काम है, क्या कर लोगे, क्योंकि कंपनी तो अब बची नहीं, कुछ दिन में घर भी चला जाएगा। इतना बोल के अधीर हंसने लगता है। डॉट 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 धनुज जी अधीर को देख गुस्से से बोलते हैं जरा तो शर्म करो अधीर, तुम इतना नीचे कैसे गिरते जा रहे हो, अपने ही घर को तबाह कर रहे हो। तभी अधीर हंसते हुए रुक जाता है और गुस्से से बोलता है कौन सा घर, हाँ जहाँ से हमें निकाल दिया था उस घर की बात कर रहे हो। तभी धनुज जी भी गुस्से से बोलते हैं भूलो मत तुमने क्या किया था और अब बोल रहे हो हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, नहीं तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। तभी अधीर भी गुस्से में बोलता है मैंने जो भी किया मुझे कोई गिल्ट नहीं है। धनुज जी उसकी ये बात सुनकर गुस्से से भर जाते हैं पर उसे कुछ बोलते नहीं है, अपना मुंह फेर लेते हैं, जिसे देख अधीर डेविल स्माइल करते हुए बोलता है ओहो काका जी चलो छोड़ो, आप ये बताओ आपका बेटा कहाँ है जिसके दम पर आप उड़ रहे थे, इतना कहाँ है आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सब बोलते हुए अधीर एक्टिंग करते हुए चारों तरफ देखने लगता है। धनुज जी अधीर का तंज जान रहे थे। धनुज जी अपने व्हीलचेयर को थोड़ा मोड़कर अधीर को देखते हुए बोलते हैं तुम भी ज्यादा हवा में मत उठो क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम पीहू को अपने साथ ले गए थे ना। पर धनुज जी ने पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, पर मेरे हिसाब से कोई रातों रात है तुम्हारे घर से पीहू को ले आया। फिर धनुज जी हंसते हुए बोलते हैं अरे हाँ वो तो मेरा ही बेटा है त्रियांश ओबेरॉय जिसने रातों रात तुम्हारे घर से पीहू को ले आया था। फिर धनुज जी अधीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलते हैं पर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया है, मेरे मिले इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो तुम्हें एक चुटकी में जान से मार सकता था, फिर तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया मेरे बेटे ने। अधीर को धनुज जी की बातें सुनकर उस रात की याद आती है, उसे जब त्रियांश उसके घर आया था और तबाही मचा कर चला गया था और अधीर कुछ नहीं कर पाया था। ये याद आते ही अधीर की मिट्टियां कस जा रही है। तभी उसके कानों में धनुज जी की आवाज आती है कोई नहीं तुम्हें जिंदा छोड़ा है तो जरूर कुछ सोचकर ही छोड़ा होगा। अधीर काफी गुस्से में फर चुका था, वो तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है मेरा बाद में देख लेना मुझे क्यों जिंदा छोड़ा ये, पर हाँ पहले अपनी हालत देखो क्योंकि आपकी कंपनी की आज नीलामी होने वाली है और आपका बेटा आपको पीठ दिखाकर चला गया है, वो कोई मदद नहीं करने वाला है आपकी। ये सुनते ही धनुज जी का चेहरा उतर जाता है क्योंकि अभी कुछ ही मिनट में नीलामी शुरू हो जाएगी, पर अभी तक त्रियांश नहीं आया था, उनकी उम्मीद अब खत्म होती जा रही थी। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो बोल रहे थे नीलामी शुरू करने को। वही दूसरी तरफ एक का एक होटल के सामने आके रुकती है, उसमें से वीर गुस्से से बाहर निकलता है और उस होटल को गुस्से से देखते हुए बोलता है मोना बहुत गर्मी चढ़ी है ना, अब सारी उतार दूंगा। इतना बोल के वीर होटल के अंदर चला जाता है। वही मोना यहाँ से निकलने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी, पर वहाँ खड़े त्रियांश के बॉडीगार्ड ने उसे वहाँ से हिलाने तक नहीं दिया था, उसका फोन तक ले लिया था बॉडीगार्ड ने, वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। मोना डर के मारे रूम में घूम रही थी कि तभी एक जोर की आवाज से डोर खुलता है। मोना डर से पीछे देखती है तो सामने वीर खड़ा था, वो मोना को अपनी आग उगलती आंखों से देख रहा था। मोना वीर को इतने गुस्से में देख डर जाती है और अपना थूक गटकते हुए पीछे जाने लगती है क्योंकि वीर रूम के अंदर आ रहा था, जिसे मोना को काफी डर लग रहा था। उसने सबके कानों से सुना था कि वीर जब भी गुस्सा करता है तो अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसने वीर को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था जितने गुस्से में अभी वीर लग रहा था। वीर की माथे की नसें तन गई थी, उसका झबड़ा कस गया था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी धीमी मगर खतरनाक तरीके से चलते हुए मोना के पास जा रहा था, जिसे मोना वीर का गुस्सा महसूस कर पा रही थी। मोना पीछे जाते हुए वीर को देख बोलती है सॉरी वीर मुझे माफ कर दो, मैं अब काफी फिर ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। वीर आगे आते हुए उसे गुस्से से देख बोलता है ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब मुझे ड्रग्स दिया, तुम्हें हर बार मैं अपने आप से दूर करता रहा, पर नहीं तुम्हारे अंदर तो कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है, जवानी की कोई नहीं, आज सारी गर्मी उतार दूंगा तुम्हारी। इतना बोल के वीर उसके बालों को कस के पकड़ लेता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है जिसे मोना जमीन पर गिर जाती है। वीर मोना के पास बढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी वजह से उस रात में किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर देता। वीर के आंखों के सामने सिया का चेहरा आता है जो रोते हुए उसे छोड़ने को बोल रही थी। ये याद आते ही वीर एक और थप्पड़ मोना को झड़ देता है जिसे मोना के गाल लाल हो जाते हैं। वीर मोना के बालों को अपने मुट्ठी में भर के उसका चेहरा ऊपर के बोलता है बहुत तुझे बहुत जवानी की गर्मी चढ़ी है, कोई नहीं आज उतर दूंगा। इतना बोल के वीर मोना को बेड पर किसी कचरे की तरफ फेंक देता है।
मोना वीर को देख रही थी, उसे लगा वीर उसके साथ, पर तभी वीर उसे देख बोला, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं तेरे साथ ये सब करूं, और नहीं तेरी इतनी औकात है कि वीर के बिस्तर तक आए, पर हाँ तेरी अंदर की गर्मी तो आज मैं बुझा के रहूंगा। इतना बोल के वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे जो खुद मोना के थे। मोना वीर को बॉडीगार्ड को देखते हुए समझ जाती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं वीर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, भूलो मत मेरा भाई कौन है। तभी वीर इवल स्माइल करते हुए बोलता है, कोई वही ना जो कुत्ता है, कोई नहीं उसे भी देख लूंगा मैं, पहले देती तो खातिरदारी कर लो। इतना बोल के वीर एक सीटी बजाता है तो कुछ बॉडीगार्ड अंदर आते हैं, मोना उन्हें देख डर जाती है। तभी वीर उन सब को देखते हुए बोलता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपनी मालकिन की खातिरदारी करो, आज इतना अच्छा चांस मिला है, तुम सबकी कब से नजर थी ना इस गंदी चीज पर, जाओ जाके मजे करो। इतना बोल के वीर वही एक सोफे पर बैठ जाता है और सिगार जला के पीने लगता है। वो सारे बॉडीगार्ड मोना को ललचाई नजरों से देखने लगते हैं। मोना उनकी आंखों में हवस देखकर समझ जाती है आज वो नहीं बचाने वाली है, पर वो उन सबको धमकी देखकर बचाने की कोशिश करती है। मोना उन सबको देख बोलती है, देखो मेरे पास मत आना वरना मेरे भाई को जानते हो जान से मार देगा वो तुम्हें। सब बॉडीगार्ड जो मोना की तरफ बढ़ रहे थे उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। वीर ये देख डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अरे जाओ यार एंजॉय करो, भाई को बाद में देख लेंगे। इतना बोल के वो अपने मन में बोलता है, एक तीर से दो निशाने, ये बॉडीगार्ड मेरा काम भी कर देंगे और फिर बाद में मारे भी जाएंगे, मुझे कोई शौक नहीं है इन कमीनों को बचाने का, मारते हैं तो मर जाए। इतना बोल के वीर कुटिलता से मुस्कुराता है। वही वो बॉडीगार्ड वीर की बात सुनकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें लग रहा था वीर उन्हें बचाएगा, इसलिए वो लोग मोना पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। वही वीर अपना सिर सोफे से टिका के अपनी आंखों को बंद करके सिगार के लंबे लंबे कस लेते हुए इवल स्माइल करते हुए मोना की चीखें सुन रहा था। कुछ घंटे बाद मोना की चीखें कम हो गई थी। वीर सोफे से खड़ा होता है और मोना के पास आता है जिसकी हालत खराब थी। उसे देख वीर इवल स्माइल करते हुए बोलता है, अभी भी तुम्हारे अंदर गर्मी बची है कि, और उतर तू। मोना वीर को गुस्से से देखती है तो वीर अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालता है। मोना इंजेक्शन देखकर डर जाती है और वीर को देख बोलती है, ये क्या है। वीर बोलता है, वही है जो तुमने मुझे दिया था ड्रग्स, जरा तुम भी चख कर देखो ड्रग्स का नशा। इतना बोल के वो इंजेक्शन वीर मोना के बाजू पे लगा देता है। मोना रो रही थी, उसने आज वीर का वो रूप देखा था जिससे वो अनजान थी। मोना को अपनी किए गए काम का अफसोस हो रहा था। मोना भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, बहुत ही घटिया लड़की थी, इसलिए वीर उसे हमेशा दूर ही रहता था। वीर मोना को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा कर मोना को देख डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, बाय डार्लिंग एंजॉय योर डे। इतना बोल के वीर वहां से निकल जाता है हंसते हुए। तभी मोना जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, वीर ये सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम दोनों के लिए, छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना बदला लेके रहूंगी। वीर जाते हुए रुक जाता है और पीछे मुड़कर अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, इस बार तो तुम्हारी ये हालत कर दी है, अगर फिर से कुछ किया तो तुम्हारी वो हालत करूंगा कि अपने जिंदगी पर अफसोस करोगी। इतना बोल के वीर वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ नीलामी शुरू हो चुकी थी, लोग अपने पैसे लगा रहे थे, बोली पर बोली लग रही थी। अब बोली करोड़ों से ऊपर चली गई थी, पर कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बोलो 100 करोड़ के ऊपर चली, अधीर भी पीछे नहीं हट रहा था, वो भी बोली लगा रहा था। अब बोली 300 करोड़ पार कर चुकी थी। अब कुछ इन्वेस्टर चुप बैठ गए थे क्योंकि बोली 500 करोड़ से ऊपर चली गई। अब सिर्फ ही बोली लगा रहा था, उसे किसी भी कीमत कर वो कंपनी चाहिए थी। धनुष जी की आंखों से पानी बह रहे थे। वो कंपनी अधीर के नाम होती उसे पहले ही एक आदमी बोली लगता है 550 करोड़ की। सब लोग उस आदमी को देखते हैं जो ब्लैक सूट में बैठा था और उसके कान में एयरबॉक्स लगे हुए थे। सब लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो आदमी इस सब के लिए नया था। अधीर भी उसे देखता ही वो आदमी को था, किसी को पता नहीं था। धनुष जी भी उसे देखते हैं, उस आदमी को किसी ने आज तक बिजनेस की दुनिया में नहीं देखा था, वो कोई है, किसी को कुछ पता नहीं था। तभी अधीर 600 करोड़ की बोली लगाता है। वो आदमी अपने कान में पहने एयरफोन पर बोलता है, बॉस क्या करे। सामने से आवाज आती है, बोलो लगाओ। वो आदमी आगे की बोली लगता है। अब अधीर भी चुप हो गया था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि अभी ही फिलहाल में उसने त्रियांश से ड्रग्स की 100 करोड़ की डील की थी। धनुष ओबरॉय की कंपनी उस आदमी के नाम हो जाती है। वहां खड़ा एक आदमी बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आप स्टेज पर आए और अपना नाम सबको बताए और ये कंपनी अपने नाम करे। वो आदमी खड़ा होता है और स्टेज की तरफ बढ़ता है। सब लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि आज तक किसी भी बिजनेस पार्टी में तक उसे आदमी को नहीं देखा गया था, और आज ये आदमी 600 करोड़ की डील कर रहा है। कौन है ये आदमी, सब जानने के लिए उत्सुक थे।
वो आदमी स्टेज पर आता है और माइक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सबको देख बोलता है, ये कंपनी मेरे बॉस ने खरीदी है, वो बस आ ही रहे हैं। इतना बोल के वो बाहर देखता है जहाँ 4 से 5 कार्स आके जोर से रुकती है। का इतने जोर से रुकी थी कि उसकी टायर की आवाज अंदर तक आई थी, जिसे सुनकर सब बाहर देखते हैं तो एक बॉडीगार्ड कार से जल्दी से बाहर आता है और बीच वाली कार का गेट खुलता है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। डॉट 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 सबकी नज़र बाहर थी, सबके अंदर उत्सुकता जाग रही थी कि किसने इतनी बड़ी कंपनी पाने नाम की है। तब सबकी नज़र ब्लैक लेदर के जूते पर पड़ती है जो चमचमा रहे थे। वो लड़का का से बाहर आता है कि तभी उसके बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सब लोग जो उसके चेहरे को देखना चाहते थे वो उसका चेहरा भी देख लेते, पर कुछ ही सेकंड में उसके बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया था, जिसे कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था और वो इंसान बाहर था जिसे ठीक से देखा भी नहीं जा रहा था। तभी बॉडीगार्ड का काफिला तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि उसके बीच जो लड़का था वो काफी तेजी से अंदर की तरफ बढ़ रहा था। वो बॉडीगार्ड जैसे ही गेट के पास आते हैं वो गेट अपने आप खुल जाता है। सारे बॉडीगार्ड अंदर एंटर करते हैं और सब लोग बस उन अंदर चल रहे लड़के को देखने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें हल्का हल्का दिख रहा था। तभी सभी बॉडीगार्ड उस लड़के के आजू बाजू हो जाते हैं और वो लड़का उनके बीच से चलते हुए आगे बढ़ जाता है। अब सब लोग इसका चेहरा देख पा रहे थे अच्छे से। सब लोग उस लड़के को देख एक पल के लिए डर भी जाते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि इस लड़के को भी उन लोगों ने कभी भी बिजनेस की दुनिया में नहीं देखा था। वो सब लोग बस उसकी पर्सनैलिटी ही देख रहे थे। उस लड़के की पर्सनैलिटी ही काफ़ी अलग थी। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उस पे ब्लैक कलर का लॉन्ग जैकेट जो उसके घुटनों से भी नीचे आ रहा था। आंखों को ब्लैक गॉगल, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसका एक हाथ अपनी पेंट के पॉकेट में था, जिसे उसका ब्लैक लॉन्ग कोट थोड़ा पीछे हो रहा था। उसके लंबे सिल्की बाल, आधे बाल को उसने पोनीटेल में बंधा हुआ था, जिसे उसने आधे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अब आपको पता चल गया होगा ये कौन है। हाँ, ये त्रियांश ही है। अधीर जो खुश था कि भले ही ये कंपनी उसे नहीं मिली थी, पर ये कंपनी धनुष जी के हाथ से निकल गई थी। इस बात से अधीर काफी खुश था, पर एक ही झटके में उसकी खुशी पर पानी फेर दिया त्रियांश ने। जब वो त्रियांश को देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी मुठियां कस जाती है और वो गुस्से से अपना चेहरा त्रियांश से फेर लेता है। वही त्रियांश नॉर्मल चलते हुए आगे बढ़ रहा था, पर उसका लहजा ही इतना खतरनाक था कि उसके चलने भर से सबकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि कोई शांत बब्बर शेर चलते हुए आगे बढ़ रहा था। पर उनके शांति में भी कुछ था जो वहां बैठे लोगों को उसकी तरफ से नजर हटाने की परमिशन नहीं दे रहा था। वो सब लोग उसे एकटक देख रहे थे। वहां का माहौल कुछ ऐसा था जैसे जंगल में एक शेर जब बाहर टहलने के लिए निकलता है तब वहां के लोग उसे देख शांत हो जाते हैं और उसे ही एकटक देखते रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल वहां था। त्रियांश को देख धनुष जी की आंखों में जो पानी था उसे वो जल्दी से पोंछ लेते हैं और उसे देखते हुए उनके चेहरे पर ना बयां करने वाली मुस्कुराहट आती है, जिसे देख अधीर का खून खौल जाता है। वही धनुष जी मुस्कुराते हुए त्रियांश को देख रहे थे जो स्टेज की तरफ आ रहा था। त्रियांश धनुष जी के सामने आता है और रुक जाता है। धनुष जी उसे ही देख रहे थे। तभी त्रियांश का एक बॉडीगार्ड आगे आता है और धनुष जी की व्हीलचेयर पकड़ने लगता है ताकि उन्हें स्टेज पर ले जा सके, पर त्रियांश उन्हें हाथ दिखा देता है। वो बॉडीगार्ड जल्दी से पीछे जो जाता है। त्रियांश धनुष जी की व्हीलचेयर को पकड़ के एक साइड से जहां सीढ़ियां नहीं थी वहां से ऊपर ले जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि उसने धनुष जी को क्यों ऊपर ले गया था। वहां अब सब एक दूसरे से बातें करने लगे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। त्रियांश स्टेज पर आता है तो जो वहां एक लड़का था वो त्रियांश को देख बोलता है, सर अपना नाम बताए ताकि ये कंपनी आपके नाम कर सके। त्रियांश सबको एक नज़र देखता है और चलते हुए माइक की तरफ बढ़ जाता है। माइक के पास आके उसे अपने एक उंगली से 2 बार टैप करता है और सबको देख अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, हेलो एवरीवन। उसकी कर्कश आवाज सुन के वहां का माहौल फिर से एक बार शांत हो जाता है। जहां अभी कुछ मिनट पहले एक दूसरे से बातें कर रहे थे वही अब शांति ने फिर से अपना माहौल बना दिया था। त्रियांश आगे बोलता है, हेलो एवरीवन, दिस इज माय कंपनी। त्रियांश वहां बैठे आदमी को देखता है जो उसकी नाम का इंतजार कर रहा था कि वो अपना नाम बताए और वो उसका नाम लिख दे। तभी त्रियांश सबको देख अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, ये कंपनी मिस्टर धनुज ओबरॉय के नाम ही रहेगी, पर इसका सेओ में रहूंगा त्रियांश ओबरॉय। अब इस कंपनी की बागडोर मेरे हाथों में रहेगी। यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सब मेरे अंडर होंगे। अब ये कंपनी किसी के अंडर नहीं है। जितने में शेयर्स लोगों के हैं उन्हें उनके शेयर्स वापस कर दिया गया है। तभी वहां बैठे कुछ लोगों की फोन का मैसेज टोन बजता है। वो सब लोग अपना फोन देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से त्रियांश को देखने लगते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार फोन को देख रहे थे फिर त्रियांश को देख रहे थे।
वही त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो सबको देख बोलता है, आप सबको अपने अपने शेयर्स वापस मिल गए हैं, अब आपका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जब जितने भी प्रोजेक्ट ओबरॉय कॉरपोरेशन को मिलेगा उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ ओबरॉय कॉरपोरेशन का प्रॉफिट होगा, अब इस प्रॉफिट का हिस्सा किसे भी नहीं जाएगा। सब लोग आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। सबको पता है कि धनुज ओबरॉय के दो बेटे हैं, एक को तो वो लोग जानते हैं पर ज्यादा नहीं जानते थे, पर धनुज जी के बड़े बेटे को किसी ने कभी नहीं देखा था। पर आज जब त्रियांश को सामने देखा, जब उसने खुद को त्रियांश ओबरॉय कहा, तक जाके सबको पता चला ये धनुज जी का बड़ा बेटा है। त्रियांश अपना गोगल उतार देता है। वहाँ कुछ मीडिया भी आई थी, कीव नहीं आती भाई, टॉप 10 कंपनी में आती है ओबरॉय कॉरपोरेशन, आज उसकी नीलामी होने जा रही थी। मीडिया को तो मसाला मिल गया था, वो लोग त्रियांश की फोटो खींच रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, लाइव फुटेज चालू थी। तभी नीचे बैठे में से एक आदमी उठा और उसने त्रियांश को देख बोला, तुम हमारे शेयर्स हमें ऐसे नहीं वापस कर सकते हो। उसकी बात सुनकर जितनों ने भी शेयर्स लगाया थे वो सब लोग उस आदमी का साथ देने लगे थे। ये देखकर धनुज जी के चेहरे पर थोड़ी टेंशन आ जाती है और वो त्रियांश को देखते हैं, उन्हें लगता है त्रियांश ये सब संभाल पाएगा कि नहीं, पर त्रियांश का चेहरा एकदम शांत था। त्रियांश उन सबको देखते हुए बोलता है कि नहीं वापस कर सकता मैं तुम सबके शेयर्स। तभी एक आदमी बोलता है, क्योंकि हमारी वजह से आज ये कंपनी टॉप 10 में आती है। जिसे सुन कर त्रियांश की एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है। वो उस आदमी को देख बोलता है, आर शो कि ये कंपनी तुम सबकी वजह से टॉप 10 में आए हैं। अगर ये कंपनी तुम सबकी वजह से टॉप 10 में आए हैं तो आज ये कंपनी कहाँ खड़ी है, नीलामी की कगार पर, और इसका शेष किसको जाता है, आप सबको, क्योंकि अब सब ने अपने हाथ पीछे ले लिए थे। वो सब आदमी अपना सिर झुका लेते हैं। तब त्रियांश आगे बोलता है, जब आप सब ने अपने हाथ पीछे ले ही लिए है तो अपने अपने शेयर्स लो और अपना मुंह बंद रख के वहीं बैठ जाओ, आपके पास आपके शेयर्स के पेपर्स आ जाएंगे, साइन कर देना। इतना बोल के त्रियांश एक आदमी को देखता है जो धनुज जी का पर्सनल असिस्टेंट है। वो जल्दी से कुछ पेपर्स लेता है और वहाँ बैठे लोगों को पेपर्स देता है। वो सारे लोग ना चाहते हुए भी पेपर्स लेते हैं और अपनी साइन करते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उन्हें अपने शेयर्स वापस नहीं लेने थे, क्योंकि जो लड़का अपना कदम बिजनेस की दुनिया में रखते ही इतनी बड़ी कंपनी को नीलामी से बचा सकता है तो वो आगे इस कंपनी को कितनी ऊंचाई पर लेके चला जाएगा, यही सब वो लोग सोचते हुए नाखुश थे। तभी त्रियांश सबको देखता है जिनके चेहरे पर उदासी थी, जिसे देख त्रियांश ईवल स्माइल करता है और वहां बैठे आदमी को देखते हुए बोलता है, ओबरॉय कॉरपोरेशन के नींव पेपर्स तैयार करो जिसमें ये कंपनी तो मेरे डैड के नाम रहेगी, मिस्टर धनुज ओबरॉय के, पर यहाँ का सेओ में रहूंगा त्रियांश ओबरॉय। वो आदमी जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है और टाइपर पर टाइप करने लगता है। धनुज जी जब उसके मुंह से अपने लिए डैड सुनते हैं तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी आंखों में पानी लिए त्रियांश को देख रहे थे। त्रियांश को देखते हुए उनका सीना प्राउड से ऊपर हो रहा था कि आज इतनी बड़ी मुश्किल से त्रियांश ने उन्हें एक झटके में बाहर निकाल दिया था। वही धनुज जी के कुछ दुश्मन भी थे जो धनुज जी का बुरा चाहते थे, उनका चेहरा भी उतार गया था, क्योंकि ये कंपनी नीलाम होने के बावजूद भी धनुष ओबरॉय के नाम पर ही हुई और उनके अकेले के नाम पर हुई। इतनी बड़ी कंपनी, आज धनुज ओबरॉय इतनी बड़ी कंपनी का अकेला मालिक था और उनका बड़ा बेटा आते ही तहलका मचा दिया था, जिसे उनके दुश्मन को अंदर ही अंदर जल भून रहे थे। वो लोग त्रियांश को ही देख रहे थे, कैसे त्रियांश धनुज ओबरॉय के पीछे खड़ा था और वही उनके बेटे अभी भी उनकी मदद नहीं करते थे, वो अकेले ही सारा काम संभालते हैं। वे सब सोचते हुए उन्हें धनुज जी से जलन हो रही थी। ... वहाँ खड़ी मीडिया ये सब टीवी पर लाइव दिखा रही थी। त्रियांश को सब लोग देख रहे थे। बड़े से बड़ा बिजनेस में सब लोग शौक थे कि धनुज ओबरॉय का बेटा आते ही अपने डैड को इन सब से बाहर निकाल देगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन अब त्रियांश से इम्प्रेस हो गए थे। जो लड़का आते जी इतना पैसा लगा सकता है, वो आगे कितना कुछ कर सकता है, यही सब वो लोग सोच रहे थे। अब वो लोग त्रियांश से अपनी डील करना चाहते हैं। वही त्रियांश की नज़र अधीर पर जाती है जो अपना गुस्सा कंट्रोल करके मुंह फेर के बैठा था। उसे देखकर त्रियांश के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आती है और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। धनुज जी उसे देखते हैं जो अधीर की तरफ जा रहा था, पर वो कुछ बोलते नहीं है त्रियांश को। वही त्रियांश बड़े एटीट्यूड से चलते हुए त्रियांश की तरफ जाता है। वही अधीर जब त्रियांश को अपने पास आता देखता है तो गुस्से से खड़ा हो जाता है, जैसे कि अभी त्रियांश की जान ले लेगा। अधीर त्रियांश को गुस्से से घूर रहा था। वही त्रियांश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जिसे देख अधीर का खून खौल रहा था। शायद त्रियांश उसे गुस्सा दिलाने के ही ऐसी स्माइल दे रहा था। त्रियांश अधीर के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाल के अधीर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, एक और हार वो
कैसा लग रहा है? अपने मुंह के बल गिर के कहा था ना तुझे, तू कुछ भी कर ले पर हर बाल मुझे खुद के सामने खड़ा पाएगा। और देख अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तूने अच्छा नहीं किया ये सब करके, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तभी अधीर भी गुस्से से त्रियांश को देख बोलता है, कब तक बचाएगा सबको? तुझे क्या लगता है तू लूसीफर से जीत सकता है? अब तक तो मैंने तुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है, पर हाँ अब टाइम आ गया है तुझे अपना असली चेहरा दिखाने का। मुझे लगा तुझे मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर नहीं, अब नहीं। त्रियांश भी उसके सामने अकड़ के खड़ा होता है और बोलता है, हाँ जो करना है कर ले, मैं भी तो देखूं लूसीफर में कितना दम है। चल अपनी अगली चाल की तैयारी कर, मैं चला तेरे चाल को खराब करने की तैयारी करने। हाँ इतना बोल के त्रियांश एक स्माइल पास करता है जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। तभी त्रियांश रुक जाता है और फिर से थोड़ा पीछे होके अधीर को देख बोलता है, अरे हाँ मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया यार, और वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी और पीहू की शादी होने वाली है। शादी में जरूर मत आना हाँ, वरना मेरी शादीशुदा जिंदगी को तेरी काली नजर लग जाएगी। बस तेरे जले पर थोड़ा नमक छिड़कने का मन किया तो छिड़क दिया। अधीर उसकी शादी वाली बात सुनकर तो अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो अपना हाथ त्रियांश को मारने के लिए बढ़ता है कि त्रियांश उसका हाथ पकड़ के अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, ये गलती से भी मत करना अधीर। ये सब बोलते हुए त्रियांश अधीर का हाथ अपने एक हाथ में दबा रहा था, जिसे अधीर को दर्द तो हो रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। अधीर दांत पिसते हुए बोलता है, ये शादी में होने नहीं दूंगा। पीहू मेरी है, मैं उसे तेरी कभी नहीं हूं। त्रियांश उसे बीच में ही रोक के बोलता है, वो मेरी है और मैं भी देखता हूँ तू ये शादी कैसे नहीं होने देखा। मेरी और मेरी लिटिल कीटन की शादी बड़े धूमधाम से होगी, तेरे नाक के नीचे से उसे अपना बना कर दिखाऊंगा। तुझे चाहूँ तो अभी के अभी मार सकता हूँ, पर नहीं, इतनी आसान मौत तेरे जैसे के लिए नहीं है। तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा और तेरी तड़प है मेरी लिटिल कीटन जो तेरी नहीं होगी तो तू कितना तड़पेगा ना। हाय यार, ये देखने का मजा ही कुछ और है। इतना सब बोल के त्रियांश के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अधीर का हाथ जोर से झटक कर बोलता है, और हाँ अपना ये हाथ संभाल कर रख, बड़ा उठ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं इसे काट के तेरे दूसरे हाथ में रख दूं। इतना बोल के त्रियांश वहां से चला जाता है। अधीर अपने हाथ को देखता है जिस पे त्रियांश के उंगलियों के निशान थे। अधीर का हाथ भी दर्द करने लगा था क्योंकि त्रियांश ने काफी कस के उसका हाथ पकड़ा था। फिर भी अधीर अपना दर्द बर्दाश्त करके त्रियांश को जाते हुए देख अपने मन में बोलता है, बस बहुत हो गया त्रियांश, मैं पीहू की शादी तुमसे काफी नहीं होने दूंगा। इतना बोल के अधीर वहां से गुस्से में निकल जाता है। वो काफी गुस्से में था, अब वो ये शादी रोकने के लिए कुछ करने वाला था। वही त्रियांश धनुष जी को देखते हैं और अपने बॉडीगार्ड को देख बोलता है, इन्हें घर लेके जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना बोल के त्रियांश वहां से जाने लगता है कि धनुष जी उसे आवाज लगाते हैं। त्रियांश उसकी आवाज सुनकर वही रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है जहां धनुष जी की आंखों में पानी था, जिसे देख त्रियांश की मुट्ठियां कस जाती है। वो अपने नजरें फेर लेता है। धनुष जी त्रियांश को देख बोलते हैं, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? आज इतने सालों बाद तुमने मुझे डैड कहा है। त्रियांश धनुष जी को बिना देखे बोलता है, त्रियांश ओबोरॉय कभी किसी को माफ नहीं करता है। इतना बोल के त्रियांश पलट जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी धनुष की बोलते हैं, कब तक गुस्सा रहोगे, मैं भी देखता हूँ, तुम्हारा ही बाप हूँ, घर जल्दी आना। इतना बोल के धनुष जी वहां से चले जाते हैं। वही जाता हुआ त्रियांश एक नजर पीछे देखता है, उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, शायद अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। त्रियांश भी वहां से निकल जाता है क्योंकि उसको अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस करने थे, क्योंकि अब त्रियांश यहाँ काम करने वाला था। वही धनुष जी काफी खुश थे। आज दुनिया में इतना खुश कोई नहीं होगा जितना खुश धनुष जी थे। आज उनकी कंपनी भी बच गई और इतने सालों से जो बेटा नाराज था उसकी नाराजगी दूर हो रही थी। तभी उनकी कार आके ओबोरॉय मेंशन के बाहर रुकती है। धनुष जी घर के अंदर जाते हैं। त्रियांश का बॉडीगार्ड उन्हें घर के अंदर छोड़कर बाहर निकल जाता है। शीला जी को मंदिर में थी। धनुष जी उन्हें देखकर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, भगवान से सुन ली है तुम्हारी, हमारी कंपनी हमारे पास ही है। शीला जी उनकी बात सुनकर अपनी आंखों को खोलकर देखती है तो सामने धनुष जी थे। उनकी बात सुनकर शीला जी खुश हो जाती है। तभी धनुष जी शीला जी को सब बता देते हैं। शीला जी भी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। वो जल्दी से जाके टीवी चालू करती है। उन्हें अपने बेटे को देखना था, कैसे उसने अपनी कंपनी को बचाया था। टीवी पर हर जगह बस त्रियांश ही था। वही दूसरी तरफ वीर वहां से निकलकर त्रियांश के पास आता है। त्रियांश को अपने कैबिन को देख रहा था, वहां उसे कुछ चेंजेस करने थे। तभी वीर भी आता है और आके एक चेयर पर पसर जाता है। त्रियांश उसे देख बोलता है, इतना क्या काम कर लिया जो इतना थक गया है? वीर उसे देख बोलता है, हाँ यार, बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, किसी के अंदर बहुत गर्मी चढ़ी थी उसे उतार के आया हूँ।
त्रियांश उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला देता है और बोलता है अब आगे क्या, उसके भाई को संभाल ले वरन वो आ जाएगा हमसे बदला लेने। पहले जी बहुत सारे दुश्मन हैं हमारे उसमें और बढ़ोतरी कर। वीर उसे देख बोलता है चल यार चील कर, उसे भी संभाल लेंगे, जैसे सबको संभाल लेते हैं वैसे ही उसे भी संभाल लेंगे। अब चल रात हो गई है घर चल। वीर त्रियांश को खींचता हुए वहां से ले जाने लगता है और त्रियांश भी चुपचाप चला जाता है। वो दोनों नीचे आके काम में बैठ जाते हैं और का वहां से निकल जाती है। वहीं अंदर काम चल रहा था। रात का वक्त पीहू नीचे आती है और धनुष जी को देख अपनी प्यारी क्यूट सी आवाज में बोलती है मामा जी पीहू को खेलना है। तभी धनुष जी भी उसके गाल को हाथ लगा कर बोलते हैं तो जाओ जाके खोलो, किसने रोका है। तो पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर आनंदी जी को देखती है। धनुष जी पीहू को देख मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं अच्छा चलो हम भी आपके साथ बाहर चलते हैं, तुम खेलो हम वहीं रहेंगे। हाँ तभी आनंदी जी वहां आते हुए बोलती है हाँ आप ही ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, अब मेरी एक भी बात नहीं मानती है। इतना बोल के आनंदी जी वहां से चली जाती है। धनुष जी कुछ नहीं बोलते हैं और पीहू को लेके बाहर जाने लगते हैं। वही पीहू की नज़र सिया पर जाती है जो नीचे आ रही थी। पीहू अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए सिया के पास जाती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है सिया दी चलो ना हम बाहर खेलते हैं। सिया पीहू की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। पीहू उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ भागती है। सिया भी उसके साथ भाग रही थी। दोनों मिलकर खरगोश के बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब रात के 8 बज रहे थे। दोनों मस्त से खेल रहे थे। वही धनुष की दोनों को खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों जन छोटे छोटे खरगोश को पकड़ रहे थे। तभी एक का गेट के अंदर आके रुकती है। त्रियांश का से बाहर आता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। मेंशन काफी बड़ा था। का बाहर की तरफ रुकती थी, फिर उन लोगों को दूसरी साइड से अंदर जाना पड़ता था। वीर भी बाहर आता है। तभी उसका फोन बजता है। वीर फोन लेके वही बात करने लगता है। त्रियांश उसे देख बोलता है चल अंदर। वीर बोलता है नहीं तू जा, इंपॉर्टेंट कॉल है, कुछ देर में आता हूँ। त्रियांश वहां से निकल जाता है। वही एक छोटा सा खरगोश जिसे सिया खेल रही थी वो सिया के हाथ से छुटकर बाहर की तरफ भागने लगता है, जिसे देख सिया भी उसके पीछे भाग रही थी। वो छोटा सा खरगोश यहाँ वहाँ फुदकते हुए भाग रहा था और सिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। वो खरगोश का बच्चा भागते हुए एक कार के नीचे चला जाता है। वही सिया आजू बाजू ध्यान नहीं देती है और उस खरगोश पे साथ साथ चली जाती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से सिया गिरने लगती है कि उसे कोई पकड़ लेता है। सिया सामने देखती है तो डर के मारे फिर से थर थर कांपने लगती है, क्योंकि सामने वीर था जो उसे जी देख रहा था। $9161521 फर्नीचर बुडली। वही पीहू भी छोटे खरगोश के साथ खेल रही थी। वो छोटा सा खरगोश का बच्चा भागते हुए गार्डन में चला जाता है और जाके झाड़ियों में झुक जाता है। वही पीहू अपने छोटे छोटे पैरों से उसके पीछे भाग रही थी। त्रियांश की नज़र पीहू पर जाती है जो गार्डन की तरफ भाग रही थी। उसे देख त्रियांश के पैर भी अपने आप गार्डन की तरह चले जाते हैं। पीहू छोटे खरगोश के पीछे आके अपनी प्यारी आवाज में बोलती है छोटू से खरगोश देखो बाहर आ जाओ, पीहू ने तुम्हें देख लिया है, जल्दी जल्दी पीहू के पास आओ वरन पीहू नाराज हो जाएगी, फिर पीहू तुमसे बात नहीं करेगी। वो छोटा सा खरगोश का बच्चा पीहू की बात सुनकर अपना छोटा सा सिर उस छोटे से पैर से बाहर निकालता है और अपनी प्यारी बड़ी बड़ी आंखों से पीहू को देखता है, जैसे उसकी बात सुन रहा हो और पीहू की बातें भी जैसे उसे समझ आ रही थी। पीहू का बोलना जैसे ही खत्म हुआ वो छोटा सा खरगोश बाहर आने लगा था, पर वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो उन पेड़ों में फंस गया था। वो अपनी प्यारी आंखों से पीहू को देखता है और आवाज करने लगता है, जैसे पीहू को बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ पर यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। पीहू उस छोटे से खरगोश की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और उसे देखकर अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है छोटे खरगोश बाहर आओ, पीहू को तुम्हारे साथ खेलना है, जल्दी जल्दी बाहर आओ। वो छोटा खरगोश पीहू को देख फिर से आवाज करने लगता है, जैसे बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पीहू उसे बाहर न आता देखकर अपनी छोटे छोटे हाथों को आगे करके उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाती है कि तभी पीहू का हाथ कोई पकड़ लेता है। वही दूसरी तरफ वीर सिया को पकड़े खड़ा था। वो सिया की काली गहरी आंखों में देख रहा था। वही सिया का डर से बुरा हाल हो गया था। सिया की आंखों में डर भर गया था। वो डरी सहमी आंखों से वीर को देख रही थी। वही वो छोटा सा खरगोश का बच्चा का के नीचे से बाहर आता है और वीर और सिया को टुकुर टुकुर देखने लगता है और फिर आवाज करके उन दोनों का ध्यान अपने पास खींचता है। छोटे खरगोश की आवाज सुनकर वीर का ध्यान उस खरगोश पर चला जाता है। वो छोटा खरगोश उसे ही देख रहा था। वो वीर से अपनी नजरें ही नहीं हटा रहा था। वीर भी उसे ही देख रहा था, जैसे उसकी बात जानने की कोशिश कर रहा हो, और वो छोटा खरगोश भी उसे ही देखते हुए जैसे बोलता रहा हो, मुझे थैंक्स बोल, मेरी वजह से ये तेरे पास है, तेरी बाहों में।
वीर उसे देख अपनी आंखों को छोटा करके जैसे उसकी बात समझ गया हो वो बोलता है अपने मन में, मेरे इतने दिन भी खराब नहीं आए हैं कि मुझे तेरी मदद लेनी पड़े। मैं चाहूँ तो इसके पास कभी भी जा सकता हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए इसके पास जाने की, बड़ाया मुझसे अपने आप को थैंक्स कहलवाने वाला। वो खरगोश जैसे वीर की आंखों की बात समझ गया हो वो थोड़ा आवाज करके जैसे वीर को धमकी दे रहा है, ये मेरी वजह से तेरे पास आई है ना, अब मैं ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा देख। इतना बोल के वो छोटा खरगोश सिया के पैरों के पास आने लगता है। वीर उसे आता देखकर समझ जाता है, वो जल्दी से सिया को अपने आप से और चिपका लेता है। सिया जो पहले ही डरी हुई थी वो अब और डर जाती है। वो वीर से छूटने की कोशिश करती है पर वीर उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। वहीं वो खरगोश सिया के पैरों के पास आके उसके पैरों को अपने छोटे से मुंह से सहलाने लगता है, जैसे बोल रहा हो चलो मेरे साथ। सिया जो डर रही थी वो अपने पैरों को देख वीर से छूटने की कोशिश करते हुए खरगोश को देख बोलती है, मुझे भी आना है, मुझे भी लेके चलो, इस शैतान ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे इससे छुड़ाओ। वो छोटा खरगोश वीर को गुस्से से देखने लगता है। वीर उसकी हरकतें देखकर बोलता है, क्या तू इतना बोलकर वीर दूसरे हाथ से उसे अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बोलता है, क्या तू इतना सा है और मुझे से इसे बचा के ले जा पाएगा? लोग हमारे सामने सिर उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं और तू छोटू सा खरगोश का बच्चा इसे मुझसे छुड़ा ले जाएगा। वो छोटा सा खरगोश वीर को गुस्से से टुकुर टुकुर देख रहा था। उसका गुस्सा देखकर वीर के चेहरे पर स्माइल आती है और वो उसका मजाक उड़ाता है और वहां खड़े बॉडीगार्ड को देख बोलता है, इसे लेके जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा रोमांस करना है। ये छोटा खरगोश रोमांस देखकर भीग जाएगा। वो छोटा खरगोश अपनी आंखों को छोटा छोटा करके वीर को घूर के देखने लगता है कि तभी एक बॉडीगार्ड आता है और उसे उठा के लेके जाने लगता है। वो छोटा खरगोश बॉडीगार्ड को देख अपने मन में बोलता है, छोड़ो, मुझे भी रोमांस देखना है। सब लोग रोमांस देखते हैं पढ़ते हैं, मेरा भी हक है लाइव देखने का। लोग तो पढ़ेंगे पर मुझे चांस मिला है लाइव देखने का, छोटे मुझे जाने दो रोमांस देखने पर। बेचारा कहाँ बोल पा रहा था, उसकी अनकही बातें उसके मुंह में ही रह गई। वो बॉडीगार्ड उसे अपने साथ ले गया। सिया छोटे खरगोश को जाते हुए देख बोलती है, बॉडीगार्ड भैया मुझे भी लेके चलो ना, पर वो बॉडीगार्ड चुपचाप चला जाता है, पीछे मुड़कर देखता तक नहीं है और सिया का मुंह बन जाता है। वो जाते हुए बॉडीगार्ड को मासूमियत से देखने लगती है। वीर सिया की हरकतें देख रहा था, उसका डरा हुआ चेहरा देखकर वीर को हंसी आ रही थी पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, चला गया वो, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? सिया उसकी बात सुनकर और डर जाती है और डरते हुए अपना चेहरा वीर की तरफ कर देती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर वीर को अच्छा तो नहीं लगता है पर अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो उसने भी कुछ जानबूझकर नहीं किया था सिया के साथ जबरदस्ती, वो भी ड्रग्स के हाइड्रोजन में था। उस नशे में ही वीर से गलती हो गई थी, वरना वीर होश में होते हुए कभी भी ये गलती नहीं करता। वीर यही सब सोच रहा था कि उसकी पकड़ सिया से थोड़ी ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर सिया वहां से भागने लगती है। पर जो वीर के चंगुल में फंस जाए उसे वीर आसानी से जाने थोड़ी देता है, तो सिया के कैसे जाने देगा? सिया दे से भी भागने को होती है कि वीर उसका हाथ पकड़ के खींचता है और सिया को कासे लगा देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिया उसे नजर उठा के तक नहीं देखती है, वो वीर के बाजू से निकलने लगती है कि वीर वहां हाथ रख देता है। सिया फिर से दूसरे तरफ से निकलने लगती है कि वीर उसके दूसरे साइड भी अपना हाथ रखा देता है। अब सिया वीर के गिरफ्त पूरी तरीके से फंस चुकी थी, अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। वीर उसे ही देख रहा था पर सिया है कि अपना सिर नीचे किए ही थी। तभी वीर बोलता है, ऊपर देखो। सिया अभी भी ऊपर नहीं देखती है, वो ऐसे नीचे देख रही थी जैसे अभी जमीन में गड्ढा खोद के उसमें चली जाएगी। वीर फिर एक बार बोलता है, ऊपर देखो, मुझे देखो। अभी भी सिया अपना सिर ऊपर नहीं करती है पर अब उसके डर में जरूर बुढ़ावत हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि वीर फिर से उसके साथ वही सब करेगा जो उस दिन करने वाला था। यही सोचते हुए सिया अब डर से थर थर कांपने लगते हैं। उसे इतना कहते हुए देखकर वीर कस के अपनी आंखों को बंद करता है। उसे याद आता है कैसे वो उस दिन उसके साथ पेश आ रहा था। ये याद आते ही उसे दिल में बेचैनी होने लगती है, अगर उस दिन त्रियांश नहीं आया होता तो वीर सिया के साथ गलत कर देता। यही सब सोचते हुए वीर अपनी आंखों को खोलता है और सिया को देखता है। वीर अपना एक हाथ आगे करके सिया की ठुड्डी पकड़ के उसका चेहरा ऊपर करता है और सिया का चेहरा देखता है जो आंसू से भर गया था। वीर की नज़र सिया के गर्दन पर जाती है जहां अभी भी वीर के दांतों के निशान थे जो अब जाने लगे थे पर अभी भी थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। उसे देखकर वीर को पता नहीं क्या होता है, वो अपने होंठ सिया के गर्दन पर रख देता है, वही रखता है जहाँ उसने उसे बाइट किया था।
सिया जो वीर को देख रही थी उसकी ये हरकत देखकर अब तो सिया इतनी डर जाती है कि वीर के सीने पर मारने लगती है। उसे लगता है शायद वीर उसे मारने की वजह से छोड़ दे, जब उसे दर्द होगा तो वो उसे अपने आप ही छोड़ देगा, इसलिए सिया उसे जोर जोर से मारने लगती है। पर वीर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी आंखों को बंद करके सिया की गर्दन को चूम रहा था। सिया बार बार उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती है। वही कुछ 10 मिनट बाद वीर अपना चेहरा सिया की गर्दन से बाहर निकालता है और सिया की आंखों में देखता है जहां सिर्फ पानी था, वही वीर की आंखों में कुछ अलग था जो सिया को दिखाई नहीं दे रहा था, या ये कहे कि पहचान नहीं पा रही थी। वीर अब बहक रहा था, वो सिया की होठों की तरफ बढ़ रहा था। वही सिया उसे अपने पास आता देखकर डर के मारे वहां से भागने की फिर से नाकाम कोशिश करती है पर वही भाग नहीं पाती। हे वीर उसे इतनी मेहनत करता देखकर बोलता है कि इतनी मेहनत कर रही हो, मुझसे झूठ नहीं पाओगे। इतना बोल के अपने होठों को सिया के होठों पर रख देता है। वही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही वीर अब सिया को किस करने लगता है और सिया है कि उसे आंखें फाड़े देखने लगती है। वीर उसे किस कर रहा था, वो अपना दूसरा हाथ उठाकर सिया के आंखों पर रख देता है और उसकी आंखों को बंद करके खुद की आंखों को भी बंद करता है और वीर अब सिया की किस को जीने लगता है। उसे आज पहली बार अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसके लिए काफी अच्छी थी। वही सिया डर रही थी, वो अभी भी वीर से छुटने की कोशिश कर रही